हुकूमत पाकिस्तान ने क्या कोई अखराजात कम करे तो आंसर इज़ नो। हुकूमत पाकिस्तान ने क्या कोई डेवलपमेंट के करंट कोई एक्सपेंडिचर्स कम करे? नहीं। बट कुछ भी अच्छा नहीं किया, सिर्फ आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया, इसकी वजह से बच गए हम। हुकूमत अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं है। सर, आप जब फाइनेंस मिनिस्टर थे लास्ट, बज़ाहिर अगर सड़कों पे हम बात करें लोगों से तो वो भी यही कहेंगे ना कि भाई हमारी तो कमर टूट गई, अब उनकी जान बचाने के लिए व्हाट डज द नेक्स्ट ईयर लुक लाइक फॉर यू? इट्स नॉट अ फेयर कंपटीशन। हाईएस्ट नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान जो हमसे 5 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें भी इतने बच्चे स्कूल के बाहर नहीं है। ये 39% बच्चे स्कूल के बाहर हैं। आपकी अब नई पार्टी आई है अवाम पाकिस्तान, सर उसमें सारे एलिमेंट्स नज़र आते हैं। अवाम का एलिमेंट अब तक तो नहीं नज़र आया हमें। अवाम पॉपुलिस्ट, ओए करप्शन कर गया, ओए ये पकड़ के ले जाऊंगा। कहते हैं यार मैं क्यों टैक्स दूं, कुछ भी नहीं मिल रहा, उसको क्या जवाब देंगे आप? पंजाब के बारे में आप बात बुरी करेंगे नहीं तो मैं फिर पटवारी बोल दिया गया है मुझे इस पॉडकास्ट पर कि आज भी ये जजेस हुए या MNAs हुए या जो भी है, कि या 3 साल की नौकरी है या इज्जत है। चूज, हम इज्जत को चूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ख़ास एपिसोड है क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट गेस्ट ये जब पहली दफ़ा आए थे तो बिल्कुल ही फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ी थी, तो वाज एन ऑनर टू होस्ट हिम। अब इनकी अपनी पार्टी है, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड ऑफ अवाम पाकिस्तान, मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ हैं। कैसे सर आप? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सर। पार्टी के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, लोगों के भी कोई 300 सवाल थे, 150 कोकोमो के बारे में थे, वो भी पूछेंगे। पर इकॉनमी का जो हाल है, आप क्यों कह रहे हैं कि भाई आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया, उनकी मेहरबानी है? मोहम्मद औरंगज़ेब तो कह रहे हैं भाई हमने जो काम किया है, मे बी द ट्रूथ इज़ इन द मिडल ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स, बट कुछ भी अच्छा नहीं किया, सिर्फ आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया, इसकी वजह से बच गए हम। देखिए, इस पर तो बहस नहीं कर सकते ना कि आलमी मंडी में तेल कम हुआ है, और इस पे भी बहस नहीं है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हुआ है। इसमें मतलब, और वो चूँकि हाँ इन्फ्लेशन कम हुआ है। वो अक्सर उर्दू में जब मैं ये कहता हूँ कि महंगाई कम हुई तो लोग मुझे कहते हैं, एक मैसेज देते हैं कि क्या मतलब है महंगाई कम हुई, आटा तो उतना ही महंगा है, चीनी इतनी महंगी है। जब इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही थी वो रफ्तार कम हो गई है, यानी कि पिछले साल 25% बढ़ रही थी तो 100 रुपए की कोई चीज़ 125 की हो गई थी, तो इस साल 10% बढ़ रही है तो वो 125 की जो चीज़ थी वो 137.5 रुपए की हो जाएगी, लेकिन 10% बढ़ेगी, 25% नहीं बढ़ेगी। सो ये फ़र्क है पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का रेट है उसकी कमी आने से। अब मेरा ये ख्याल है कि तेल की कीमत कम हुई है, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, इन चीज़ों से पाकिस्तान में पॉजिटिव हुआ है। सर्टनली IMF के एग्रीमेंट होने से भी अच्छी बात है, उसका इफेक्ट आएगा या उसका नेगेटिव इफेक्ट बहुत हो सकता था, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने क्या कोई अखराजात कम करे तो आंसर इज़ नो। हुकूमत पाकिस्तान ने क्या कोई डेवलपमेंट के करंट कोई एक्सपेंडिचर्स कम करे? नहीं। क्या उन्होंने बजट डेफिसिट कम करा? नहीं। क्या उन्होंने कोई मईशत के अंदर आसानियाँ की हैं? नहीं। क्या उन्होंने बिजली महंगी करने से कम गुरेज किया या बिजली कम महंगी करी है या बिजली सस्ती करी? नहीं। क्या उन्होंने T&D लॉसेस कम करे? नहीं। क्या उन्होंने गैस के लॉसेस कम करे? नहीं। क्या गैस उन्होंने बहुत महंगी नहीं कर दी? जी। तो हुकूमत की मुझे कोई इसमें अच्छाई नज़र नहीं आ रही, लेकिन माँ सिवा इसके कि IMF का एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इट इज़ नाउ बेटर देन व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। सर, आप जब फाइनेंस मिनिस्टर थे लास्ट, बज़ाहिर अगर सड़कों पे हम बात करें लोगों से तो वो भी यही कहेंगे ना कि भाई हमारी तो कमर टूट गई, बट जो सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स है दे वर लाइक व्हाट मिस्टर इस्माइल इज डूइंग। अभी IMF के प्रोग्राम पे वापस आना इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। अभी अवाम की जो राय है या अवाम की जो कमर टूटी जा रही है, दैट्स नॉट मे बी अ मेट्रिक ऑफ मिफ्ता इस्माइल्स परफॉर्मेंस। तो आप यही लग्जरी इनको भी अफोर्ड करेंगे कि यार IMF पे लाना मेन प्रायोरिटी थी, जिस तरह भी ये लोग ले आए हैं पटरी पर? बिल्कुल, दैट्स देयर मैं तो बिल्कुल देखें, जब
मुझे हटाया था, तो IMF का प्रोग्राम फिर एक मरतबा डोल्टन्स में पड़ गया और एक 8 महीने तक रहा। डॉलर भी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, महंगाई बढ़ती रही, 35% महंगाई हुई। फिर IMF का प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मैंने ट्वीट किया है मुबारकबाद के, जब जून के अंदर इन्होंने प्रोग्राम किया और बिल्कुल सही किया। इस बार इन्होंने फिर किया और मैंने आप इब्तदाइये में भी कहा कि बिल्कुल ठीक हुआ है IMF के प्रोग्राम। लेकिन जो IMF के प्रोग्राम की जो नहीं करते तो उसकी बहुत बुराई आ जाती है और उसकी बेहतरी अभी आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन इस वक्त जो महंगाई में कमी आई है, महंगाई की रफ्तार में कमी आई है, वो वजह मेरे ख्याल से जो है वो बिजली और दुनिया भर में तेल की कीमतें कम करने से, और ना सिर्फ तेल की बल्कि LNG की कीमत कम हुई है, यूरिया की कीमत कम हुई है, गंदम की कीमत कम हुई है, दुनिया भर में कीमतें कम हुई हैं, उसका ये बेनिफिट है। आई थिंक हम लोग ये फैक्टर इन बिल्कुल भी नहीं करते। आप जब थे मेरे ख्याल से कुछ 120 बैरल था, अब तो 70-80 $120 पर बैरल था और या 124 तक गया था अप्रैल 2021 में। आज जो है वो $70-71 है, तो शहर फ़र्क तो पड़ गया। आई थिंक हम इकोनॉमिक एनालिसिस में ये नहीं देखते अच्छा 2008 में क्या था या मुशर्रफ के दौर में उसमें क्या था। इन टर्म्स ऑफ IMF अब जो कह रही है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने अचीव कर ली है, अगर इसी पटरी पर रहे तो अगले 3 साल तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। सो दिस इज़ अ पैट ऑन द बैक फॉर द गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है। वी शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट कि बार बार के डिफ़ॉल्ट हो जाए, नहीं हो जाए। अब कम से कम ये है कि ना सिर्फ हम ये कह रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, लेकिन एक गैर जानिब इदारा, एक बैनुल-अक़वामी इदारा जिसने आपके सारे फाइनेंस के नंबर देखें, वो भी कह रहा है कि यार पाकिस्तान इस प्रोग्राम पे चलता रहेगा तो 3 साल तक डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पाकिस्तान को कर्ज देने का सोच रहा है या पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का सोच रहा है तो उसको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, तो इंशाल्लाह सरमायाकारी आएगी, तो फिर एक वर्चुअस साइकिल हो जाती है। तो हम जो बिल्कुल ही उस नहज पे थे, आपके टाइम कहा जा रहा था 75% हम पहुंच चुके हैं डिफ़ॉल्ट पर। श्रीलंका 65 था तो डिफ़ॉल्ट कर गया था, तो हम लोग नहज पर ही थे। आप उसको वापस लेकर आए उस टाइम। अब अगर स्टेबलाइज हो गया, आलमी मंडी में हमारे बॉन्ड्स पे थोड़ी अश्योरिटी बढ़ गई है कि अच्छा यार वापस दे देंगे, मूडी रैंकिंग्स बेहतर हो रही हैं, तो राइट नाउ जो हमारे बेसिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो तो होने भी नहीं थे, वो तो एक्सपेक्ट भी नहीं करने थे। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट के पहले तो जो अगर टाइटैनिक डूब रही है तो जहाँ से पानी निकल रहा है उसको सील्स लगाएं। व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? अब अगला 1 साल आप गवर्नमेंट को कैसे जज करेंगे कि अच्छा ठीक है यार आपने टाइटैनिक को डूबने से अब बचा लिया है, पर जो टाइटैनिक में लोग मर रहे हैं अंदर, अब उनकी जान बचाने के लिए व्हाट डज द नेक्स्ट ईयर लुक लाइक फॉर यू? देखिए, जो ये जब हुकूमत आई थी और ये 5 साल के लिए आई थी, और जैसे भी आई थी, लेकिन ये हुकूमत है ना हमारी पाकिस्तान की, तो मैं ये सोच रहा था कि ये NFC अवार्ड की कमीशन कम से कम बिठाएंगे, उस पर डिस्कशन शुरू करेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि NFC अवार्ड को जब तक रिजेक्ट करेंगे पाकिस्तान का फिस्कल मसला हल हो सकता है। मैं ये सोच रहा था कि कुछ अखराजात बजट पे कम करेंगे। बड़ी बातें की थी इन्होंने, तो बजट पे 1 पैसे का खर्चे कम नहीं करा इन्होंने, बल्कि 24% इन्होंने बढ़ा दिया जारी अखराजात, और जिसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं PSDP, वो इन्होंने बढ़ा दिए कोई 60-70%। 700 अरब थे 1150 अरब कर दिए। इनफैक्ट 1400 शुरू करा था, फिर 1150 कर दिए। तो कहीं पर सीरियसनेस नज़र नहीं आई कि दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस एक्सपेंसेस। जब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मुल्क मुश्किल में है तो वो बात ठीक है। जब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कमर कस लो तो वो भी ठीक है, और मैं एज अ पाकिस्तानी, आप एज अ पाकिस्तानी, वी शुड बोथ बी विलिंग कि हम कमर कस लें अपनी और मुल्क की खातिर सेक्रीफाइस करें। लेकिन सिवाय आम शहरियों के और किसने सेक्रीफाइस किया है? क्या हुकूमत सेक्रीफाइस कर रही है? कुछ दिनों पहले आपने पढ़ा कि यहाँ से एक सिंध के अंदर 124 डाले लिए गए हैं वो ACs के लिए। आज मैंने पढ़ा कि शायद 70 माशाल्लाह पंजाब में भी लिए गए हैं। माशाल्लाह। तो अल्लाह इन सबको मुबारक करे। हमें तो, इन डालों से दूर रखे बस। नहीं, वो डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट है। ये ब्लू कलर के। अच्छा। तो मकसद ये कि अगर हुकूमत अपने अखराजात कम करने को तैयार नहीं है, हुकूमत अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए तैयार नहीं है, और अपने MNAs को पैसे देने से नहीं रोकती, या MPAs को, और 600-700 अरब रुपए, 500-600-700 अरब रुपए इस साल भी MNAs और MPAs को पाकिस्तान भर में दिए जा रहे हैं खर्चा करने के, तो क्या ये फेयर है कि आप 38.5% नौकरी पेशा लोगों पर टैक्स लगाएं? क्या ये फेयर है कि जो प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफेशनल होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स वगैरह, उनकी सैलरी से 49.5% टैक्स हो? क्या ये फेयर है कि बिजनेसेस के ऊपर 54% टैक्स हो? तो जब ये फेयर नहीं है तो फिर आपको ज़रा देखना चाहिए कि सेक्रीफाइस अगर करवानी है तो मिन हासिल कौम होनी चाहिए, ये नहीं कि अशराफिया सेक्रीफाइस ना करे और सिर्फ गरीब सेक्रीफाइस करे। सर, ये आपने अक्सर बात की है और अक्सर जगह आपने ये थोड़ी पॉपुलिस्ट बात
कता कलामी माफ़ू लगती है मुझे। आपने कहा बिजली के जो बिल हैं वो 20% कम हो सकते हैं, जो 400 अरब PSDP में ऐड किए हैं। PSDP का ब्रेकडाउन देखें तो उसमें सिंध में फ्लड अफेक्टीज जो हैं उनके घर भी PSDP के बजट में, बलूचिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट भी PSDP में है। तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट है कि PSDP के फंड MNAs को MPs को दिए जाते हैं, वहाँ पर करप्शन होती है, तो हमारा अगर बजट देखें तो उसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो PSDP तो नहीं है। वो कौन सा है हमें भी पता है, ये ब्लू डाले हों, ब्लू एरिया के डाले हों वो आ जाएंगे अगर मैं बोलूँगा। बट लेट्स से डिफेंस बजट है, तो अगर हमने कहना है भाई सब बेल्ट टाइटन करें, कैसर बंगारी बार बार कहते हैं कि नॉन कॉम्बैट एक्सपेंडिचर कम करें, तो अगर आपने तोपें करनी हैं तो स्कूल्स, एजुकेशन, फ्लड रिलीफ, अफेक्टीज, उसके डेवलपमेंट बजट की तरफ सारी तोपें क्यों हैं? डिफेंस बजट की तरफ तोपे क्यों नहीं है? फेयर क्वेश्चन, वेरी फेयर क्वेश्चन। देखिए पिछले साल आपने 700 अरब रुपए खर्च किया था PSDP पे। इनफैक्ट जब साल ख़त्म हुआ तो आपने कहा था कि 638 अरब रुपए खर्च हुए, और फिर 5 जुलाई को आपने कहा नहीं 705 हुए थे। चलो हम 705 मान लेते हैं, हम बोलते हैं कि कोई गलती नहीं हुई थी, इसमें कोई काउंटिंग में एरर हो गया होगा। तो जब आपने पिछले साल 700 अरब करा था, तो इस साल अगर आप 770 कर लेते मिसाल के तौर पे तो कोई मसला नहीं, तो 10% बढ़ा लेते, 20% बढ़ा लेते, 840 कर लेते। आपने तो 1400 से शुरू किया और 1150 तक पहुंचा। जब मैं कहता हूं कि आप 450 अरब रुपए जो आप 388 बिलियन रुपए आपने लास्ट ईयर टैक्स में जमा करे थे बिजली के बिलों से, अगर आप निकाल दें तो मिसाल के तौर पे हमारे बिलों पे 18% सेल टैक्स होता है और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स होता है, तो वो कम हो जाएगा। और उसके बाद उसके जो पैसे कटते हैं उसमें से 265 सूबे को जाते हैं और 185 वफाक को जाते हैं। तो वफाक को सिर्फ 185 कम करने हैं तो 1150 अरब रुपए की जगह वो हो जाएगा 965 स्टिल 265 बिलियन ओवर 700 बिलियन। ठीक है, तो वो मतलब अच्छा खासा इंक्रीज था। मगर अब मैं डिफेंस यही वाली स्क्रूटनी डिफेंस अब मैं डिफेंस पे आ रहा हूँ कि मैंने तो हर जगह हमने कहा है कि जब तक आपका बजट बैलेंस नहीं होता और ये मसले ठीक नहीं होते, किसी भी एक्सपेंस को इंक्लूडिंग डिफेंस एक्सपेंस, नो करंट एक्सपेंस शुड एक्चुअली इंक्रीज फास्टर देन इन्फ्लेशन। अगर आपका इन्फ्लेशन एक मिसाल के तौर पर पिछले साल 24% इन्फ्लेशन था, इस साल आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं 15% इन्फ्लेशन, तो आप तनख्वाहें तो 24% बढ़ाएं क्योंकि पिछले साल उसने काम किया था। तनख्वाह कम करने का मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, रियल तनख्वाह कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाकी जो अखराजात हैं जो इस साल आपने अखराजात करने वो आप 15% से बढ़ाएं, वो आपने 24% से कहाँ बढ़ाएं, बल्कि 15 अगर इन्फ्लेशन है तो आप 15 की जगह 14 से बढ़ाएं। तो वो आपका जो है अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग डिफेंस, इंक्लूडिंग जो भी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी वही होना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री का भी वही होना चाहिए, दीगर मिनिस्ट्रीज का भी वो होना चाहिए। तो ये है। और जहाँ तक जो डिफेंस और जो हेल्थ और उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो देखें ये पैसे जो ज़्यादातर होते हैं ये तो सूबों से आते हैं, जो सूबों को वफाक देती है, ये वहाँ से पैसे आते हैं। अब आप ये देखें कि PSDP के अंदर ये ADBs में जो सूबे करते हैं, तो पिछले अब 3000 स्कूलें जो बनी हैं, ये रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब ने मुझे नंबर दिया था, उसमें से 2700 स्कूलें गोश्त है बलूचिस्तान में। तो यार 2700 स्कूलें गोश्त तो ऑलरेडी पड़ी हैं, अब ज़रूरी है कि और पैसे डालो। तो मतलब ये कितनी सी गुजारिश। वही बात है ना कि ये स्क्रूटनी आप PSDP पे करते जा रहे हैं, बट उस पे क्यों नहीं कर रहे कि अच्छा भाई डिफेंस बजट में से डिफेंस का जो बजट है वो कितना लगा है, कितना नहीं लगा है। व्हाई आर वी टेकिंग मनी अवे फ्रॉम, ओके आई एडमिट करप्शन होगी, आई एडमिट उसमें मसले मसाइल होंगे, बट बलूचिस्तान के स्कूल, फ्लड फैक्ट्रीज के घर, उस पे जो आम आवाम में जब आप बार बार जाकर बोलेंगे, इट्स ऑलमोस्ट सीम्स लाइक कि 2 बच्चे दाल के लिए लड़ रहे हैं एंड यूर लाइक दाल यहाँ से कम करके वहाँ ज़्यादा कर दो। अभी जो चिकन खा रहे हैं वहां पर क्यों नहीं हमारी तोपे हैं? मैं ये बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर से ये बात समझें कि हर एक्सपेंस करंट एक्सपेंस होना चाहिए, और डिफेंस करंट एक्सपेंस में आता है। हर करंट एक्सपेंस जो है वो इन्फ्लेशन से कम बढ़ना चाहिए ताकि परसेंटेज ऑफ GDP एक्सपेंसेस उनका कम हो जाए। इस पर तो बात ख़त्म हो गई है। ये हर वजारत का बोल रहा हूँ, इंक्लूडिंग दिफा की वजारत का, तो उसमें बात ख़त्म हो गई है। अब आप आ रहे हैं PSDP का। PSDP क्यों खाली होता ही बेसिकली जो है ना वो बट खालिसतन जिसको अमेरिका में पोर्क बैरल पॉलिटिक्स कहते हैं कि ये सिर्फ पोर्क होता है इसमें। देखें इसके अंदर में मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ा डैम बनाना है, बड़े मोटरवेज बनाने हैं, अगर उसमें आपको बनाने तो वो बनाइए, लेकिन वफाक का काम नहीं है कि छोटी नालियाँ लगाए इस MNAs के हल्के में, ये वफाक का काम नहीं है। इसी तरह सूबे के अंदर भी आपको भी पता है कि किस तरह PSDP का और ADB सूबे के अंदर वो उसको ADBs बोलते हैं, वो खर्चा होता है। लेकिन मैं तो सिर्फ सूबे की बात भी नहीं कर रहा था, मैं तो वफाक की बात कर रहा था। बिजली
बिजली के बिल के कॉन्टेक्स्ट में कि बड़ा आसानी से हो सकता है, लेकिन हर मिनिस्ट्री का जो बजट है वो इन्फ्लेशन से कम बढ़ना चाहिए। बट सर ये आर्गुमेंट तो नहीं हो सकती कि डेवलपमेंट का बजट कम हो जाना चाहिए क्योंकि सियासतदान करप्ट है। करप्शन तो फिर हर इदारे में है ना, बिकॉज इट्स डिफरेंट ना। देखिए, एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि करंट अकाउंट वजारतों का, हुकूमत पाकिस्तान का 18,800 रुपया खर्चा है, 18,800 अरब रुपया खर्चा था इस साल है। इसमें से 10,000 अरब रुपये तकरीबन चले जाते हैं सूद पे, तो 8,800 अरब रुपया बचता है, ठीक है। उसके अंदर से 1,100 अरब रुपये वफ PSDP का है, जो मैं समझता हूँ कि सीरियसली 400-500 अरब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आप 600-700 अरब बचा लें। बाकी वजारतों का खर्चा है जो हमने आपसे, मैंने ये किया ना कि जारी अखराजात आपने 2400 कर दिए, 24% बढ़ा दिए, इतने नहीं बढ़ने चाहिए, इन्फ्लेशन से कम बढ़ना चाहिए, जिसमें डिफेंस भी इन्फ्लेशन से कम बढ़ेगा और जो दीगर अखराजात हैं वो भी इन्फ्लेशन से कम बढ़े। जो एक चीज़ जिसको मैं एक्सेप्शन करता हूँ वो बेस्ट पे, वो आपको बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। सर इसको अगर हम गेटिंग रादर देन द माइन्यूशिया, अगर हम एक माइक्रो लेंस ले लें, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, वो आप उसको बोलें अच्छा NSE अवार्ड रिविजिट करें, PSDP करें, ये मे बी शॉर्ट टर्म है। वुड यू से कि ग्रैंड मसला हमारी इकोनॉमी का ये है कि भाई मेन आपके जो पैसे आते हैं वो या तो डेट रीपेमेंट्स में चले जाते हैं, डिफेंस बजट में चले जाते हैं, वो डिफेंस बजट में स्पेशल प्रोग्राम्स भी इंक्लूड कर लें। आपको वो ब्लैक होल पे गए थे तो बताया गया था कि कायदे-आज़म का मज़ार का बजट भी वहाँ जा रहा है। वो जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद इवन सैलरीज देने के लिए हमारे पास पैसे अक्सर नहीं बचते। तो हमारे पास जो इकोनॉमी का हमारा स्ट्रक्चर है वो पाए जब तक बड़ा नहीं होगा, वो हमें पैसे लेकर ही चलाना है और कोई तरीका है नहीं। I mean, absolutely, I think जो आपने बात की है वो एकदम दुरुस्त है कि मिसाल के तौर पे, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब ये कह रहे थे ना कि क्या ये आखिरी प्रोग्राम होगा IMF का, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं होगा अनलेस कि आप बहुत फंडामेंटल रिफॉर्म्स करें। देखिए, हमको तकरीबन 25 अरब डॉलर बाहर वालों को वापस करने होते हैं। वो 25 अरब डॉलर कहाँ से आ सकते हैं? अगर हम अपने खुद, या तो हमारी बरामदात एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हों इंपोर्ट से, या एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस इतनी ज़्यादा हो कि हमारे पास 25 अरब का एक सरप्लस आ जाए जो हम वापस दे सकें। वो हमारे पास नहीं होता, इनफैक्ट वहाँ तो नेगेटिव होते हैं। तो इसकी वजह से हमें ये करना पड़ता है कि हम कर्ज़ किसी और से लेकर किसी और को वापस करते हैं। कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक को दे दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर चीन को दे दिया, चीन से लेकर किसी और मुल्क को दे दिया। हमें ये करना चाहिए कि अपने पैसे बिल्ड करने चाहिए, अर्न करने चाहिए, हमसे वो कर्ज ले रहे हैं। तो अब ये 3 साल का भी प्रोग्राम है, अगर इसमें हम कोई रिफॉर्म नहीं करते तो हम कर्ज ही लेते रहेंगे। अच्छा, 3 साल बाद ये होगा कि फिर हमको 25 अरब डॉलर देने पड़ेंगे, या शायद 25 से ज़्यादा ही देने पड़ेंगे, क्योंकि इन 3 साल में और कर्ज ले लिया होगा। तो 25 की जगह 27-28 देने पड़ेंगे, तो वो कहाँ से देंगे? तो फिर हमको कर्ज देना पड़ेगा। अब इसमें एक बेहतरी आ जाएगी कि जो चाइनीज़ लोन्स हैं ये थोड़ी सी पेमेंट पे हो जाएंगे, 3 साल 4 साल ज़्यादा पेमेंट है, फिर कम हो जाएंगे। लेकिन इस दरमियान हम कुछ ना कुछ और, पाकिस्तानी हैं, कुछ ना कुछ और ख़र्चा कर लेंगे, वो भी बढ़ा देंगे, तो उसकी पेमेंट शुरू हो जाएगी। सो वी नीड टू डू फंडामेंटल रिफॉर्म्स, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकानमी, जिस इकानमी के अंदर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कर सकें, बरामदात बढ़ा सकें। जब तक ये नहीं कर सकेंगे तो पाकिस्तान फिर कर्ज लेती रहेगी दुनिया से। क्या ये जायज़ होगा कहना कि जिस तरह पाकिस्तान की इकानमी स्ट्रक्चर्ड है, आपने एक लेबर क्लास बनाई हुई है जिनको एक्सप्लॉइट करना है, फिर एक मिडिल क्लास है कि जिनके टैक्स से इतना पैसा आ जाए कि हमें IMF की डील्स मिल जाएं, फिर वो IMF की जो डील्स बनती हैं उससे फिर जो हमारी एलीट क्लास है वो एलीट सब्सिडीज़ जो ले रही होती है। अभी 3 साल के लिए हमें शुक्र कर रहे हैं कि मरने से बच गए, $7 बिलियन हैं। हफीज़ पाशा की रिपोर्ट थी, अल जज़ीरा ने भी उस पर रिपोर्ट किया कि 18 बिलियन हम एलीट प्रिविलेजेस में $18 बिलियन देते हैं। सो हम कहें कि यार स्ट्रक्चर कर लो, बट जिस तरह ये इकॉनमी चल रही है वो हमारे एलीट जो हैं, जो रेंट सीकिंग से पैसे लेकर खुश हैं, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेचने से खुश हैं, दे जस्ट वांट कि आवाम का इतना चूस लो कि IMF आ जाए और उससे हमारी अयाशी हो जाए। इज़ दैट अ फेयर असेसमेंट या एम आई बीइंग अनफेयर? मेरा अगर अनफेयर भी हो रहे हैं तो हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, नहीं ना, आ ना जाए ना वो। देखिए एलीट, देखिए I would assess it slightly differently, to be very honest with you. जो आपका बेसिक पॉइंट है कि ये एलीट कैप्चर्ड इकोनॉमी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई आपका जो बेसिक, देखिए IMF के जो 7 बिलियन है, इट्स नाइदर हेयर नॉर देयर। IMF से जो आपको चाहिए होता है वो 7 बिलियन से ज़्यादा आपको सर्टिफिकेट ऑफ गुड हाउस कीपिंग चाहिए होती है। फ्यूअल कि IMF ने कह दिया नहीं, हम इनको देख रहे हैं, ये बैंकरप्ट नहीं होंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, आप इनको इधर सरमायाकारी कर सकते हैं, कर्ज दे सकते हैं, वो अच्छी बात है IMF की। सो
वो IMF के प्रोग्राम को फ़ायदा है। जो आपकी बात है कि जो पाकिस्तान जो का अशराफिया जो है वो पाकिस्तान के इतना टैक्स नहीं देता, हमारे पास ना वर्टिकल इक्विटी है टैक्स की, ना हॉरिजॉन्टल इक्विटी है, ना हमारे पास हुकूमत की जो मराहत होती हैं, सब्सिडीज़ होती हैं, वो भी कुछ स्पेशल लोगों को मिलती हैं, एलीट्स को मिलती हैं। तो वो बात आपकी दुरुस्त है। और ये बात अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो कोई मुल्क ऐसा नहीं होता जो हम पाकिस्तानी अमूमन सोचते हैं ना, अगर हुकूमत में भी आप दें तो बोलेंगे यार एक मरतबा हम आपको वसाइल हो जाएं तो फिर हम तालीम अच्छी कर देंगे, लोगों को, गरीब लोगों को पढ़ा देंगे। जो बात उनको नहीं समझ में आती, इवन इफ देयर सिंसियर, है कि आपके पास जब तक गरीब लोग नहीं पढ़े होंगे कभी भी वसाइल नहीं होंगे। कि मुल्क अमीर जब होते हैं, मुल्क अमीर होने के बाद अपने लोगों को अमीर नहीं करते, मुल्क अमीर जब होते हैं जब लोग अमीर होते हैं, और लोग अमीर जब होंगे जब पढ़े लिखे होंगे। जब आपका 78% 10 साल का बच्चा 2 जुमले नहीं पढ़ सकता है तो फिर आप माशी पॉलिसी को भूल जाएं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मीन आप यू विल गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लेकिन कोई अच्छी माशी पॉलिसी पाकिस्तान को आगे नहीं ला सकती है अगर आपका 78% बच्चा जो है वो 2 जुमले 10 साल का नहीं पढ़ सकता हो, अगर आपका 40% बच्चा स्कूल में नहीं हो, अगर आपका 58% बच्चा वेस्टेड या स्टंटेड हो। ये मतलब ये बेकार बातें हैं बाकी करना जब ये ग्राउंड रियलिटी हो। इसमें आप बड़ी बेहतरीन हमेशा मिसाल देते हैं कि किसी आइलैंड में 5000 जापानीज डाल दो, 5000 पाकिस्तानी डाल दो। अलग आइलैंड में पाकिस्तानी डालो। नहीं, 7 तो बेचारे जापानीज ब्लर ही हो जाएंगे जो हम उनका हाल करेंगे। उसके बाद अलग अलग आइलैंड पे अगर उनको डाल दो तो 5-6 साल बाद उस आइलैंड का हम सरिया बेच चुके होंगे। जापान कुछ ना कुछ उस आइलैंड का कर लेगा। तो जो हमारी कैपेबिलिटी है, अनलेस वी स्टार्ट ट्रीटिंग पाकिस्तानीज एज एसेट्स रादर देन अ लायबिलिटी और उनको डेवलप करें तो कुछ फ्यूचर है नहीं इस मुल्क का। हम लाइबिलिटी भी ट्रीट नहीं करते, हम इनको अछूत की तरह ट्रीट करते हैं। वेरी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। हम इनको अदर्स कर देते हैं कि ये तो डिफरेंट है, गरीब लोग हमसे डिफरेंट हैं। वो कहते हैं ना, ये पीपल लाइक अस, ये अंग्रेजी बोलने वाले, ये एक्सेंट, एक प्रॉपर एक्सेंट से बोलने वाले, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। और बाकी लोग तो उसमें एक छोटा सा मिडिल क्लास है जो अंग्रेजी नहीं बोल सकता लेकिन फिर भी चलो उसको सही है। और फिर एक बहुत समंदर है गरीब लोगों का जिनको हमने अछूत करा हुआ है, जिनका कोई चांस ही नहीं है मुल्क में आगे आने का। तो जब तक आप उनको तालीम नहीं देंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक आप उनको आगे नहीं लेकर आएंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक उनकी माँओं को सेहत नहीं देंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक उनके अनाज नहीं होगा, उनके घर में रोज़गार नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि इन लोगों को आगे लेकर आओ, 90% लोगों को, बाकी सब सही हो जाएगा। इसमें आप बड़ी अच्छी बात भी करते हैं कि आपके बेटे का नाम भी बिलाल है, ड्राइवर के बेटे का नाम भी बिलाल है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ और मैं उस तरह का नहीं हूँ कि मैं ट्वीट करूँ कि मिफ्ता प्लीज़ लुक इनटू दिस, मैं बोलूँ मिफ्ता भाई $18 बिलियन हम एलीट सब्सिडीज़ को दे रहे हैं, ये मैं आपको हक दे रहा हूँ। मैं ट्वीट नहीं करूँगा अगर आप कुछ करते हैं। ये 18 बिलियन इन एलीट से लेकर गरीबों में बांटो, लोगों को दो। व्हाट डज दैट लुक लाइक? वेयर विल यू टेक दैट मनी फ्रॉम एंड हु विल यू गिव इट टू? अच्छा, ये 18 बिलियन का नंबर जो है ना वो ठीक है, मतलब इट्स अ लार्ज अमाउंट, बट 18 बिलियन का नंबर मे और मे नॉट बी ट्रू बिकॉज़ द रिपोर्टेड नंबर रिपोर्ट के हाँ, मतलब नहीं आप मतलब वो आई एम नॉट चैलेंजिंग आपकी रिकलेक्शन ऑफ द नंबर, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट मे और मे नॉट दैट मे और मे नॉट बी ट्रू। चलें, ये एलीट सब्सिडी से लेकर गरीबों में बांटना है, रॉबिन हुड करना है, मिफ्ता भाई कर दें। लेकिन व्हाट डज दैट लुक लाइक? देखिए मैं मतलब यही मैं आपको कह रहा हूँ कि उस तरह इन्होंने होता है कि यार ये सब्सिडी सिस्टम होती है कि टैक्स ब्रेक्स दिए होते हैं, लेकिन आपने टैक्स ब्रेक्स ये भी दिए हुए होते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स के ऊपर भी टैक्स ब्रेक्स दिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अमीर लोगों को ही जा रहे हैं ना, मतलब देयर आर सर्टेन पॉलिसीज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेक्स, राइट, कि जिसके अंदर आपने वो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मगर लेकिन अगर आप अगर हम यूरिया में गैस सब्सिडी दे रहे हैं, द आइडिया है कि आप फार्मर को दे रहे हैं, बट क्या वो एडवांटेज फार्मर को जा रहा है या नहीं जा रहा? एवरीथिंग विल नीड टू बी लुक्ड एट एंड स्क्रूटिनाइज्ड। हर चीज़ जो है ना उसको गेज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मुझे ये बताइए कि अगर आपको फार्मर को सब्सिडी देनी है तो फार्मर को सब्सिडी, अक्सर मतलब आपको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है, एंड यूर सिटिंग इन दिस रूम, यू नो नथिंग अबाउट पाकिस्तान, यू नो नथिंग अबाउट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, एंड आई आस्क यू कि शहजाद हमको फार्मर्स को सब्सिडी देनी है तो हम डायरेक्ट फार्मर को सब्सिडी दे दें जो यूरिया खरीदता है, और हम ये भी चाहते हैं कि वो यूरिया ज़्यादा खरीदे, हर बैग खरीदने पे उसको हम सब्सिडी दे दें, या हम सब्सिडी ना उनको ना दें लेकिन जो यूरिया बना रही है कंपनियां उनको दें,
तो मेरे ख्याल से आप या जितना भी सी शाउड लोग हैं वो गैस करेंगे यार डायरेक्ट फार्मर्स को दे दो, जितने बैग खरीदता है उसके ऊपर उनको सब्सिडी दे दो। हम इस तरह तो नहीं करते। Exactly. हम क्या करते हैं, हम तो यूरिया की कंपनियों को सब्सिडी देते हैं और उसके ऊपर कोई प्राइस कंट्रोल भी नहीं है, वो अपनी मर्जी से प्राइस करते हैं, वो जो भी अपना जो भी करते हैं, ठीक है। सो ये कहना कि हम फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हैं, आई थिंक ये थोड़ा सा नामुनासिब है। ये जाती है फार्मर्स के साथ, ये कह देंगे हम यूरिया फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है। और जब ये सब्सिडाइज फर्टिलाइजर जो है वो अफगानिस्तान या ईरान या उज़्बेकिस्तान तक स्मगल होकर जाता है तो ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तानी फार्मर का तो शायद कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब इसके अंदर आप और भी मिसाल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान में बड़ी सस्ती गैस, हाउस होल्ड में गैस बड़ी सस्ती में, तो इंडस्ट्री को बड़ी महंगी देते हैं लेकिन हाउस होल्ड को बड़ी सस्ती देते हैं। लेकिन आपको पता है कि सिर्फ 31% पाकिस्तानियों को गैस मिलती है, बाकी 69% पाकिस्तानियों को गैस नहीं मिलती। वो क्या घर में जलाते हैं, वो एलपीजी जलाते हैं। हाउ मोर एक्सपेंसिव है एलपीजी कंपेयर टू नेचुरल गैस? 4 टाइम्स। अगर आप उसकी बीटीयू वैल्यू देखें, जो उसकी हीटिंग वैल्यू है, कि एलपीजी की जो आपको मॉलिक्यूल का कॉस्ट आ रही है वो 4 गुना ज़्यादा है बनिस्बत इसके गैस के। अच्छा, वो जो 70% देहात में रहते हैं लोग, वो ज़्यादा गरीब हैं बनिस्बत इनके, ठीक है। अच्छा, उसमें से भी आधे लोग जो हैं वो एलपीजी जलाते हैं, आधे लोग एलपीजी भी नहीं जलाते, वो लकड़ी जलाते हैं। लकड़ी अगर आप काट के खुद काट रहे हैं तो अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप लकड़ी खरीद रहे हैं तो वो एलपीजी से भी महंगी है उसकी बीटी वैल्यू। तो जितना गरीब पाकिस्तान में है उतना चूल्हा उसको जलाना महंगा है। कि अगर आप डिफेंस में एक बंगले में रहते हैं तो आपके घर में पाइप गैस आ रही है और आपको 400 रुपये से 600-800 रुपये तक का रेट है, अनलेस कि आप बहुत बड़े घर में रहते हैं। और अब इन्होंने कर दिया है कि अगर आपके घर में स्विमिंग पूल्स वगैरह हैं तो वो महंगा हो जाता है। लेकिन अगर आप एक क्लिफ्टन के फ्लैट में रह रहे हैं 2-4 करोड़ रुपए के, तो आपका बिल 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एलपीजी ख़रीदते हैं, अगर आप कोई गरीब एरिया में रह रहे हैं, कराची के बाहर रह रहे हैं, तो आपको एलपीजी खरीदनी है। अगर आप केपी में पहाड़ों पे रह रहे हैं तो एलपीजी भी नहीं खरीद सकते, आपको लकड़ी खरीदनी है, बेचारे को और गरीब रहेगी। तो ये इस किस्म का एक सिस्टम किया हुआ है हमने। ट्रेशरी स्कूल सस्ती करी हुई हैं बहुत ज़्यादा, तो उधर मिडिल क्लास या अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, IBA, लम्स एंड ऑल दैट। मैं उसको महंगी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गरीब बच्चे को तो बेचारे को प्राइमरी स्कूल में नहीं जाने को मिलता। अब पाकिस्तान में जब हम ये कहते हैं कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं, ठीक है, what does it mean? The highest number of out of school children in the world. हिंदुस्तान जो हमसे 5 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसमें भी इतने बच्चे स्कूल के बाहर नहीं है। ये 39% बच्चे स्कूल के बाहर हैं। क्या मतलब है? अक्सर बच्चियां जो हैं वो 5वीं, 6ठी, 7वीं के बाद स्कूल के बाहर हो जाती हैं। 12, 13, 14 साल की होती हैं जब वो प्यूबर्टी पे आ जाती हैं। उस स्कूल्स में बाथरूम फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, दोज गर्ल्स लीव, ठीक है। हमको ये बात समझ में नहीं आती कि वो लड़कियों की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो स्कूल के अंदर हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स, बाथरूम रिक्वायरमेंट्स मीट करनी चाहिए। आप वो नहीं करते, पेरेंट्स स्कूल से निकाल लेते हैं। तो आपकी बच्चियां पढ़ी हुई नहीं हैं। जब आपकी बच्चियां 6ठी जमात में निकल जाती हैं, 5वीं जमात में निकल जाती हैं, तो फिर उनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। 5वीं जमात का एक बड़ा मुश्किल है कि 5वीं जमात के बाद अगर बच्ची स्कूल जा रही है तो उसका बहुत फ़ायदा होता है कौम को। तो वो बच्चियां स्कूल में नहीं जा रही होती हैं, वो निकल जाती हैं स्कूल से। बहुत मतलब देयर आर मेनी इश्यूज़। तो आपको फिर ये करना चाहिए कि जो आप मरात सब्सिडीज़ दे रहे हैं अमीर लोगों को, जो मरात आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं अनटारगेटेड, नॉन टारगेटेड सब्सिडीज़ को, उसको आप टारगेटेड सब्सिडीज़ कर लें। जो आप टैक्स ब्रेक्स दे रहे हैं, और पाकिस्तान का टैक्स कोड इज़ वन ऑफ द मोर कॉम्प्लिकेटेड टैक्स कोड्स, जो आप टैक्स ब्रेक्स दे रहे हैं उसको भी आपको देखना चाहिए कि उसकी इफादियत किसको होती है। लेकिन हम वो नहीं देखते, तो वो चीज़ देखनी ज़रूरी है। मुझे इसमें 5 स्पेसिफिक्स देते हैं कि यार ये 5 हम गलत शायद दे रहे हैं सब्सिडी, ये 5 हमें रिवोक कर लेनी चाहिए और इन 5 जगहों पे वो पैसा लगा देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि फर्टिलाइज़र गैस के ऊपर सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो फर्टिलाइज़र को सब्सिडी देनी है वो सूबाई हुकूमतें डायरेक्ट दे दें, ठीक है। मैं ये भी समझता हूँ कि जो बेस्ट के पैसे हैं वो भी वफाक ख़त्म ना करे कभी भी, लेकिन उसके अंदर भी सूबे को लेकर आए। मिसाल के तौर पे अनलेस कि आप NFC अवार्ड के अंदर एक बात कर लें और फिर उनका शेयर कम कर दें, तो फिर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं ये समझता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। यहाँ पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे आप रहते हैं, आप उसके ऊपर टैक्स नहीं देते, दैट्स लाइक अ सब्सिडी ना, कि भाई आप उनसे टैक्स नहीं ले रहे। मैं ये समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के इनके ऊपर इनकम ना लेना भी एक सब्सिडी है, ह्यूज सब्सिडी है, ठीक है। कि मतलब आप यहाँ पे 1 लाख रुपए की कोई तनख्वाह दे रहा है या 75 हज़ार की कोई तनख्वाह ले रहा है, उसके ऊपर तो आप टैक्स लगाते हैं, लेकिन किसी की 500 एकड़ की या 1000 एकड़ की अराजी आप उसके ऊपर टैक्स नहीं ले रहे, वो चीज़ भी करनी चाहिए। इस तरह की और मतलब ऑब्वियसली वन कैन गो एंड इफ आई थिंक अबाउट दिस आई विल थिंक ऑफ अदर थिंग्स, कि जिसके अंदर आप जो है वो बहुत ज़्यादा आप मराद दे रहे हैं लोगों को। और आप ये देखेंगे कि
मैं आपको बताऊँ, एक एग्जाम्पल होता है कि सबको बिस बहुत बुरा लगता है और लोग यार हमने लोगों को भिखारी बना दिया है, हम लोगों को भिखारी बना देंगे। 500-600 अरब रुपए दे रहे हैं उसको ना, वो 500-600 अरब से तो हम बहुत ज्यादा दे देते हैं। टर्फ लोन के अंदर हमने बहुत ज्यादा दे दिया था, 3 बिलियन अरब 32 को, 3-4 बिलियन डॉलर्स। आई डोंट नो कि इतना था, लेकिन ये मतलब चलो इतना था, 3-4 बिलियन डॉलर। तो 500 अरब रुपया हमने, विच इज $1.5 बिलियन, अगर हम बेस के 60 लाख या 70 लाख रेसिपिएंट्स को देते हैं, 70 लाख औरतें, 4 करोड़ 20 लाख खानदान के अफराद, उनको देते हैं, तो हमको सब लगता है कि ये भिखारी हो गए। लेकिन अगर हम अमीर तरीन लोगों को टर्फ लोन पर सब्सिडी देते हैं तो कोई खुदा ना खास्ता उनको तो भिखारी नहीं बोलता है, क्योंकि उनके तो अपने प्राइवेट जहाज होते हैं। सर, आपके जो दोस्त यार हैं वो ये बातें सुन रहे होंगे, बोलेंगे मिफ्ता तो हमारा दोस्त था, न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट था, ट्रिकल डाउन इकोनॉमी होती है अभी भी है। बट अ लॉट ऑफ हमारे जो ओल्ड स्कूल इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रीच करते हैं वही ओल्ड आइडिया ऑफ ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, जो अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू रिपब्लिकन्स अमेरिका में भी अब मशहूर नहीं हैं। तो वो अगर आपको कहें कि यार मिफ्ता ये क्या बातें कर रहा है, असल में ये जो टर्फ लोन्स हैं, ये जो रियल एस्टेट टैक्स एमनेस्टीज़ हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन एमनेस्टीज़ हैं, इससे तो एक्चुअली इकोनॉमी का पहिया चलता है, ये लोग नौकरियां देते हैं। व्हाट वुड यू से टू दोस पीपल? देखिए, वो जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स है ना, वो तो डेमोक्रेट्स ने अमेरिका में एक बुरा वर्ड निकाला था रिपब्लिकन्स को, कि ये कौन सी ट्रिकल डाउन कर रहे हो, अगर किसी को गरीब को सब्सिडी नहीं तो डायरेक्ट दे दो, ठीक है, कि आप पहले अमीर आदमी को मराद देंगे, वो पैसे वाला होगा, वो बिजनेस शुरू करेगा, वो किसी को नौकरी देगा, फिर उसके बाद गरीब का फायदा। तब तक मर चुका होगा गरीब बेचारा। मैं एकदम फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट हूँ, ठीक है, इसको आप न्यू लिबरल कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, तो फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट हूँ मैं। सचमुच ये बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ फ्री मार्केट होनी चाहिए। अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें या हुकूमत की साइज की बात करें तो वो ठीक है। वो जो बात मैं कर रहा था ना मेरे बिलाल की और मेरे ड्राइवर के बेटे बिलाल की, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, यू अंडरस्टैंड दिस कि इट्स नॉट अ फेयर कॉम्पिटिशन, ठीक है। बेटा दुनिया का सबसे बड़ा चरिया भी होगा ना, तो उसकी माँ और उसका बाप दोनों पढ़े लिखे थे, मार मार के उसको पढ़ा लेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा बहुत हम भी खुद पढ़ा लेंगे, क्योंकि माँ भी पढ़ी लिखी है, बाप भी पढ़ा लिखा था, ट्यूशन रखवा देंगे, अच्छी स्कूलों में भेज देंगे, ट्यूशन मास्टर पढ़ा देगा, जो कुछ भी कर लेंगे, उसको पढ़ा बुला खा के हमने एक जगह पे ले आए, आर्किटेक्ट बना दिया, उसको सब कुछ कर दिया, ठीक है। फिर ड्राइवर का बेटा मानसारे में बड़ा हुआ है, उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? उसका तो बाप एक 1200 किलोमीटर दूर बेचारा या 1500 किलोमीटर दूर कराची में किसी घर पे ड्राइवरी कर रहा है। तो मतलब व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? सो देन व्हेन आई से कि यार ये दे शुड कम्पीट इन द फ्री मार्केट, आई मीन दैट्स नॉट फेयर। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके आउटकम्स को बराबर कर दें ऑब्वियसली, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को बराबर कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई तो फेयरनेस होनी चाहिए ना अपॉर्चुनिटी के अंदर, कि एक इंसान के बच्चे की स्कूल में तो भेजो उसको, ठीक है, कि अगर वो इंसान के बच्चे की स्कूल में होगा और वो पढ़ के थोड़ा आगे निकल आता है और टैलेंटेड होगा, तो इसमें उसका तो फ़ायदा होगा, पूरे मुल्क का फ़ायदा होगा। इसी प्रॉब्लम इन पाकिस्तान है कि हम सिर्फ अमीर बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, हम टैलेंटेड बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देते। लेकिन टैलेंट कम वक्त जो है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो सिर्फ अमीर लोग टैलेंटेड नहीं होते, गरीब लोग भी टैलेंटेड होते हैं, तो वो तो टैलेंट आप ज़ाया कर रहे हैं। तो मुझे अफसोस यही होता है कि जो बच्ची घर में मासी का काम कर रही है, झाड़ू पोछे लगा रही है, वो हो सकती है कि बहुत बड़ी बायोलॉजिस्ट बन जाए, वो बहुत बड़ी फिजिसिस्ट बन जाती, लेकिन हमने तो उनको कभी चांस ही नहीं दिया। So as a nation we are a loser. So this is why I'm saying कि improve the education standard. You're spending 1,500 billion rupees on education in 4 provinces. Why don't we make it better? उनको अच्छा तालीम तो दे दो, एक मरतबा अच्छी तालीम दे देंगे आप। मिफ्ता के बेटे से फिर भी वो बराबर नहीं आएगा, क्योंकि मिफ्ता के बेटे को तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर उसको टैलेंटेड होगा, उसको थोड़ी सी मतलब वो अच्छी स्कूल से मैट्रिक कर ले, उसको मैथ आ जाए, इंटर कर ले, तो हो सकता है बहुत आगे निकल जाए, कहीं स्टैनफोर्ड में पहुंच जाए तो मेरे बेटे के भी आगे निकल जाए, लेकिन चांस तो दो, और वो आगे निकलेगा ना तो मुल्क का फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल से स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स में कोको मोड रख देते हैं लोगों को। नहीं देखो, दे वेरी गुड, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। मैं बात करूं, ये हिंदुस्तान में हुआ है, ये साउथ के हिंदुस्तान के जो स्टेट थे, जो काफ़ी वो मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती थी, ये हिंदुस्तान ने किया कि इन्होंने लंच देना शुरू कर दिया। अब आपकी इस वक्त स्कूल अटेंडेंस कम है ना, आप लंच देना शुरू कर दीजिए, आप देखिए अटेंडेंस बढ़ जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि आप वाउचर दीजिए सब बच्चों को। हुकूमत पाकिस्तान अगर 5,000 रुपया खर्च करती है तो 4,000 रुपये का वाउचर दे दीजिए। जिस पेरेंट को अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना है, 4,000 रुपये तक की फीस हुकूमत देगी, ऊपर वो खुद दे दे, और लेकिन बशर्ते ये कि बच्चा स्कूल जा रहा हो। और जिसको स्कूल में रखना है गवर्नमेंट के स्कूल में, वो बिल्कुल रखे, लेकिन वो गवर्नमेंट के स्कूल में भी बोर्ड बनाइए, 2-3 पेरेंट्स को बोर्ड पर डालिए, 2-3 शहर के अच्छे पढ़े लिखे लोगों को डालिए, और 2-3 हुकूमत के अफसर भी हों, और उनको चलाने दें स्कूल। आप देखें स्कूल का स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा। स्कूलें अच्छी नहीं करोगे ना, मतलब इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर थिंग टू से,
पॉपुलर थिंग, ओए करप्शन कर गया, ओए ये पकड़ के ले जाऊंगा, ये तनख्वाह लेके आऊंगा, ये इसके कबर से निकालूंगा, इसको घसीट लूंगा, इसके सब ये चीज़ें शायद बिकती हैं। किसी को ये कहना कि यार मैं तो 20 साल लगेंगे मुझे पाकिस्तान ठीक करते करते तेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन तो इसके अलावा मुझे कोई तरीका नहीं पता। उन्होंने कहा है दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, हमारे बच्चों को थोड़ी पढ़ाना है। मैं कसम खुदा की मैं मेरा कोई दुश्मन नहीं है, अल्लाह सबको खैर करे, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। इसमें डॉक्टर फैसल बारी भी आए थे पॉडकास्ट पर, उन्होंने एक लंबा डिस्कशन किया है कि वाउचर स्कीम की शॉर्टकमिंग्स क्या है, दैट्स अ डिबेट व्हिच maybe you and Dr. फैसल बारी can have के वाउचर प्रोग्राम के क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। IPPs आप फैसल बारी क्योंकि बहुत होशियार आदमी, हाँ, मैं तो नहीं कह सकता कि फैसल को कुछ नहीं पता, लेकिन बट फैसल इज रॉन्ग। आई थिंक द इशू वाज कि प्राइवेट स्कूल जो है वो उन जगहों पे होगा नहीं जहाँ वहाँ पे हुकूमत की स्कूल, वहाँ पे हुकूमत की स्कूलें एसेंशियल है। नहीं मतलब हम तो पेरेंट्स को पहले ये चॉइस दे रहे हैं कि आपको हुकूमत की स्कूल में भेजना है तो हुकूमत की स्कूल में भेजें और स्कूल बोर्ड बना दें, चलें वो कर दें। दूसरी चॉइस ये दे रहे हैं कि आप वाउचर्स भी दे रहे हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल्स वोंट ओपन इन एरियाज वेयर द मार्केट डजंट एग्जिस्ट, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कूल चलेगी, गवर्नमेंट तो वाउचर वुड खैर वो नहीं you two can have that debate, but we can have this debate, but the thing is कि नहीं, but फैसल is also his heart is in the right place। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, हम अपने सिंध के सूबे से ही शुरू कर लेते हैं। केपी के बारे में बात करते हैं तो फिर वो आपको बुरा भला लोग कहेंगे और अब तो आदत सी है मुझको, तो आदत, ठीक है। और पंजाब के बारे में आप बात बुरी करेंगे नहीं तो मैं फिर पटवारी बोल दिया गया है मुझे इस पॉडकास्ट पर। तो मैं सिंध के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए मैं आपको ऐसे ही बताऊँ, पंजाब इज नॉट सो बैड एज सिंध, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर्स रखे जाते हैं ना वो इसलिए नहीं रखे जाते, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसलिए नहीं चलती सिंध में कि बच्चों को तालीम देनी है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इसलिए चलती है कि लोगों को नौकरियाँ देनी है। तो आपका ऑब्जेक्टिव जब लोगों को नौकरियाँ देना है तो बच्चों को उस ऑब्जेक्टिव के तहत बच्चों को तालीम नहीं दी जाती, ये हो रहा है। अब मैं अभी भी आपसे कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा टीचर्स तो क्वालिफाइड भी नहीं होंगे अगर आप सही टीचर्स का टेस्ट लें। तो जब तक आप ये ठीक नहीं करें, मुझे जो अफसोस है और जो परेशानी है मुझे कि गो के सिंध इज़ द वर्स्ट इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एंड आज़ाद कश्मीर इज़ द बेस्ट, एंड आई थिंक पंजाब आफ्टर गिलगित बल्तिस्तान थर्ड बेस्ट है या सेकंड है। लेकिन पंजाब का भी एजुकेशन आउटकम अच्छा है, सिंध से तो बहुत अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, given that they have much better governance historically in the last 20 years or so than Sindh, लेकिन वो भी इतना अच्छा नहीं है। और केपी के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं दे रहा हूँ। वही जिस तरह इकोनॉमी है, हम जब बाहर बैठे होते हैं, वेला एक साल हो गया है मुफ्ती इस्माइली क्यों नहीं फिक्स की, एजुकेशन का भी वही है। अभी तारिक बनौरी आपके साथ हैं, ही वाज द हेड ऑफ एचईसी, नोबडी कैन क्वेश्चन हिज क्रेडेंशियल्स, बट वो उनको अगर बोले भाई यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं बनी, VCs ही नहीं हो बेचारे, कहाँ से यूनिवर्सिटी बनाए। सो देयर आर गुड कॉम्पिटेंट पीपल इन एवरी डिपार्टमेंट। तारिक बनौरी के ऊपर आपको पता ना कि कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी, इसको कितना हटाने की कोशिश की थी किसी एक साहब ने, कराची के साहब थे, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, अताउर रहमान थे ना, जो भी साहब थे, अताउर रहमान और इमरान खान मिलकर उनको हटा रहे थे, और कितनी वो महंगी। और मैं आपको बताऊं कि ये एक चीज़ जो है ना, ये मुस्लिम लीग की भी बुरी है। हसन भाई मेरे भाई हैं, लेकिन वो भी, उनको यूनिवर्सिटीज़ बनाने का था। द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज़ नॉट ब्रिक एंड मॉर्टर। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनानी चाहिए, जिनको बना रहे हो उनको कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जो यहाँ से PhD करते हैं अगर अच्छी इंटरनेशनल पब्लिकेशन में पब्लिश नहीं कर सकते तो फ़ायदा कोई नहीं है। सर जब एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ के VC नहीं मिल रहे, चॉइस तो दूर की बात, जो स्टैंडर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे पूरे आ जाएं उसके वो VCs लोगों को नहीं मिल रहे, रिक्वायरमेंट भी गलत है। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बिल्डिंग मोर यूनिवर्सिटीज? तो देखिए यूनिवर्सिटीज तो ना बनाएं आप, लेकिन जो मेरा तो ज़्यादा जो फोकस है वो तो इंटर तक होता है, 12वीं जमात तक होता है, कि वो 12वीं जमात के एजुकेशन पहले ठीक कर लेंगे 0 1 to 12, तो वो बाकी सब के सही हो जाएगा। उस जो एजुकेशन के अंदर आपने जो है ना, उसके अंदर आपको करिकुलम होने चाहिए, अच्छे स्टैंडर्ड्स अच्छे होने चाहिए, नेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और टीचर्स अच्छे होने चाहिए, टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहाँ पे पैसे लगाएं, वहाँ पे खर्चा करें। ठीक है, HEC पे भी थोड़े से पैसे लगा दें, लेकिन अगेन माई एम्फेसिस वुड नॉट बी ऑन बिल्डिंग more universities. My emphasis would be improving the quality of our researchers. Sir, जिन सब्जेक्ट पे आप एक्चुअली एक्सपर्ट हैं उन पे बात करें, IPPs, do you feel like everybody is missing the forest for the trees? और जो लोग बातें कर रहे हैं, अनइन्फॉर्म्ड जगह से बात कर रहे हैं, जिस तरह लोग जब कहते हैं कि सरकारी
इदारों को मिल रही है वो सरकारी इदारों को नहीं मिल रही है। अगर एटॉमिक एनर्जी को 400 अरब मिल रहे हैं तो उन्होंने चाइनीज़ लोन्स वापस करने हैं, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि अपने ही इदारों को देना छोड़ दो, बिकॉज वो इंटरनेशनली हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हमने बाहर से पैसा लिया हुआ है। यू कांट जस्ट टर्न अराउंड टुमारो एंड बी लाइक कल से हम IPP नहीं देंगे, मांगने आए तो गौरी आया फिर। नहीं, ये तो ऐसा तो नहीं होगा ना, पैसे तो देने ही पड़ेंगे आपको। अभी ये हुकूमत कोशिश कर रही है, जो पाकिस्तानी ओन्ड IPP ने पुराने, उनको थोड़ा बहुत दड़ा धमका के थोड़े से पैसे और कम करा लेगी, लेकिन दैट्स ओनली 10% ऑफ द IPPs जो 2002 में लगे हैं या 2018 में लगे। जो बल्क लगा है ना वो 2013 में लगा है। और ये देखें IPPs किस हिसाब से लगे, तो नेपरा पहले रेट देता था, उस रेट पे लगाएं। तो आप किसी को ओवर इन्वाइसिंग ज़रूर हुई है, लेकिन किसी को आप क्या ही कह सकते हैं, आपने बिडिंग नहीं करवाई थी। आपने हम तो शायद अब्बासी जब वज़ीर आज़म बने थे 18 में, तो हमने बिडिंग किया दिया, फिर खान साहब वापस चले गए, लेकिन बिडिंग के बगैर नहीं लगना चाहिए था। एक चीज़ होती है एक्सटर्नल वायबिलिटी, कि आप ये प्लांट लगा रहे हैं, विल यू बी एबल टू जनरेट इनफ डॉलर्स दैट यू कैन सर्विस दोज लोन्स, वो भी हमने नहीं किया। तो जब हमने एक्सटर्नल वायबिलिटी नहीं देखी, जब हमने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान के अंदर कितनी सिक्लिक डिमांड है, गर्मी में कितनी ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, सर्दी में कितनी कम चाहिए होती है, जब कम बिजली चाहिए होती है तो प्लांट तो बंद पड़ा होगा, लेकिन पैसे तो उसको बहरहाल देने पड़ेंगे। जब आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी, आपने पॉलिसी ऐसी नहीं करी कि जिससे डिमांड स्मूथ आउट हो जाए, तो गलती तो हुकूमत की है ना। तो अब आप जाके जितना भी शोर मचा लें, और सच्ची बात है कि 18 रुपये पर यूनिट लग रहा है आपको कॉस्ट IPPs की, 16 रुपये अभी पर यूनिट आपको शायद फ्यूल की कॉस्ट लग रही है, तो आपकी एवरेज कॉस्ट 34 आती है। लेकिन क्योंकि आप सब्सिडीज़ भी देते हैं कश्मीर पे गरीब लोगों को 200 यूनिट तक का, 86% 200 यूनिट के बायर्स थे वगैरह वगैरह, तो इसलिए फिर जो है जो अमीर जो घराने होते हैं उनके ऊपर आप 60-70 रुपये के ले आते हैं। फिर आपने अजीब पॉलिसीज़ कर रखी थी कि आप सोलर को बगैर उसके लाने दे रहे थे, टैक्सेस के ये वो अब भी लाने दे रहे हैं। तो आपने अमीर लोगों से जब सब्सिडी इतना शुरू कर दी, तो वो बेचारा सोलर पे शिफ्ट होना शुरू हो गया, तो जो बच गए, और या थोड़ी सी बिजली जो सोलर से अब आप ग्रिड से लेते हैं, वो और महंगी हो गई। सो इट आई मीन लेकिन कोई काम हुकूमत ने इस पर नहीं किया। और ये रिफॉर्म होता है कि यार जो 18-19% बिजली तुम खो देते हो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में, क्या उस पर काम करने की कोई कोशिश हुई? नहीं। क्या 10% जो बिल आप एग्जिस्टिंग बायर्स से नहीं ले सकते हो, क्या उस पर कुछ काम करने की कोशिश हुई? वो नहीं हुआ। इस वक्त जंपीर के अंदर जो विंड पावर लगा हुआ है, उसके अंदर कुछ ऐसे विंड पावर प्लांट्स हैं जो कि फ्री में बिजली दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत उसको इवैक्यूएट नहीं कर पा रही है, क्योंकि ट्रांसमिशन नहीं है। तो ये किसकी गलती है? मतलब ये ज़ाहिर है कि हुकूमत की गलती है। तो अपनी जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज हैं, वो उसको भी ज़रा सा मद्देनजर रखना चाहिए। इसमें से पॉलिटिकली बैड डिसीजंस ये इनको भी मद्देनजर रखना चाहिए। ये पॉलिटिकली बैड डिसीजंस जो सारी अगेन तोपें नवाज शरीफ बेनज़ीर पे 94 वाले जो लगे थे, वो तो 30 साल हो गए, तो उनका तो खत्म ही हो गया। 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसको बेचारी को रहने। तो मुशर्रफ ने जो 2002 में लगाए थे, उसमें आपने जो तनकीद की है, आई वुड लव फॉर यू टू टॉक अबाउट इट, ज़्यादा नहीं होती। एक, उन्होंने इंडिया से डर के वो नीलम झेलम पे लगाए, विच हैज़ I would say has been a disaster. B, कोल पे जो लगाए, सॉरी गैस पे जो लगाए, वो गैस भी ख़त्म हो गई। तो ये मुशर्रफ के जो वो माशाल्लाह IPP लेगेसी थी, वो क्यों नहीं डिस्कस हो रही? देखिए, जो एक्चुअली जो अभी रीनिगोशिएट हो रहा है, उसमें से बहुत सारे मुशर्रफ साहब के ज़माने की पॉलिसी के तहत ही प्लांट्स लगे हुए हैं। कुछ मुशर्रफ साहब के जाने के बाद भी लगे हैं, लेकिन वो मुशर्रफ साहब की पॉलिसी 2002 की पॉलिसी थी, उसके तहत लगे हैं, जिसके अंदर नॉट ओनली कि हमने दे दिया डॉलराइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बट रुपी इन्वेस्टमेंट्स को भी हमने डॉलराइज रिटर्न कर दिया था। कोई अगर पैसे PKR में लगा रहे, तो उसको भी डॉलर में रिटर्न दिया जाएगा, डॉलर में रिटर्न दिया जाएगा। अगेन देखें, उस वक्त की बेस्ट टेक्नोलॉजी मुशर्रफ साहब ने लगवाई थी, ठीक है, जो 45% कन्वर्जन थी फ्रॉम हीट एनर्जी इनटू फ्रॉम फ्यूल एनर्जी इनटू बिजली की एनर्जी, जो सैफायर ने लगाया, जो ओरिएंट ने लगाया, फोर सिस्टर्स जिसको कहते हैं, ठीक है, 200-250 मेगावाट के थे, और उनको गैस दी, और किसी ने ये नहीं सोचा कि ये गैस खत्म हो जाएगी। कैसे नहीं सोचा? मतलब इतनी शॉर्ट साइटेडनेस कैसे हो सकती है? 2005 के अंदर आपने 4-5 में एंग्रो को आपने ₹162 की गैस दी है पर MMCFD, जो आज जो LNG जो है वो 3,500 की बिकती है, और आपने 2006 के अंदर उसकी गैस बंद हो गई। उसने $1 बिलियन का प्लांट लगा दिया, आपने उसको गैस नहीं दी। बड़ा मतलब सूख गया ना उन्होंने। तो अब तो खैर उसको गैस मिल रही है, वो 7 साल मिल चुकी है, बोलता है 3 साल जो बीच में थी वो भी दो, मतलब ही गेटिंग हिज बैक हिज ड्यू
and I'll just thank you Asad Umar. so the thing is that मतलब नहीं इसमें असद उमर का he was the CEO when this happened. जब the point is कि ये इन्होंने जब देखें किसी ने हिसाब नहीं किया कि गैस खत्म हो जाएगी, and this is the same गैस जो CNG में हम लोग उड़ा रहे थे गाड़ियों में. जी माशाल्लाह. ठीक है. अब गैस खत्म हो गई आपके पास, आपको ख्याल आया आखिरी दिन कि यार कल से गैस नहीं है, ठीक है. उससे पहले नहीं ख्याल आया था, आपसे पहले CNG के लाइसेंसेस दे रहे थे पंजाब में हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे, ठीक है. घरों में अभी भी आप गैस दे रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं. वो वसाइल तो हमने ज़ाया किए, ठीक है. लेकिन जब ये आप गैस दे रहे थे मुशर्रफ साहब के ज़माने में लग रहे थे, तो उस वक्त 42-45% हीट एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं था. जब मियाँ साहब के ज़माने में बिक्की बलोकी और हवेली में लगाएं तो ये 61-62% की एफिशिएंसी है, बिकॉज दैट्स लाइक द स्टेट ऑफ द आर्ट. अब ये ज़्यादा एफिशिएंट इंजन्स बन गए, टर्बाइंस बन गए एंड व्हाटएवर. तो ये इन्होंने ये लगाए थे, तो इसकी जो है वो कैपेसिटी कॉस्ट और भी कम थी. मुशर्रफ की कैपेसिटी कॉस्ट पर किलोवाट ज़्यादा थी, लेकिन वो 200 मेगावाट के थे, ये 1200 मेगावाट के हैं. नवाज शरीफ के ज़माने में मतलब 18-20 हज़ार मेगावाट नेट लगा है. सो दैट्स अ लॉट ऑफ बिजली. तो उसकी वजह से वो कैपेसिटी कॉस्ट ज़्यादा है. लेकिन सच्ची बात है कि मतलब जो ओनली गलती मैं समझता हूँ वो ये है कि जो भी पाकिस्तान में प्लांट लगे उसकी बिडिंग होनी चाहिए, कि 4 आदमी आके बिड करें. तो आपको पहले नेपरा को रेट नहीं पता होना चाहिए, ये नेपरा ऑलरेडी डिसाइड कर दे, और ना आपने कोई परसेंटेज रिटर्न डिसाइड करे, नंबर 1. तो और ये इसके बाद आप प्राइस डिस्कवरी कर लेते हैं. और दूसरा है कि सीरियसली हुकूमत में काम करने की ज़रूरत नहीं. हुकूमत को कुछ भी तो नहीं आता है, हुकूमत को कोर्ट्स चलाने नहीं आती हैं, हुकूमत को पुलिस स्टेशन चलाने नहीं आती, जो इसका कोर काम है. हुकूमत को बिजली घर चलाने कहाँ आएंगे? बट चला तो I mean they're not running the day to day, right? हबको ने अगर IPP लगाया है तो हबको चला रही है. It's not like या डेवू ने लगाया है तो वो चला रही है. बिक्की बलों की हवेली तो हुकूमत चला रही है ना, और जो हबको चला रही है वो हबको चला रही है. लेकिन द थिंग इसकी प्राइसिंग तो हुकूमत कर रही है ना. हुकूमत को इस बिजनेस से निकल जाना चाहिए. जब भी हुकूमत प्राइसिंग करेगी ना, देखें मैं आपको बताऊँ, ये प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये तरीका है, स्पेशली इन पाकिस्तान, कि प्राइवेट प्रॉफिट्स होते हैं और रिस्क हुकूमत का होता है. तो हुकूमत को ये काम, जब भी आप किसी प्राइवेट बिजनेसमैन से पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, एट द एंड ऑफ द डे वो रो रहा होगा प्राइवेट बिजनेसमैन, ही विल बी एट स्टिल better off than the government. Would you say कि IPP policy stupid थी, या the reason we're fighting over pennies is कि क्योंकि आपने इकोनॉमी बढ़ाई नहीं, तो obviously आप जब वॉट्स लगाएंगे, आपने काफ़ी दफ़ा कहा है, I forgot the exact numbers, कि अगर समर्स में लेट्स से 35 रिक्वायरमेंट होती है, विंटर्स में 15 होती है, तो यार आप 25 कर लो कि 10 उधर से कम, आगे थोड़ी बहुत लोड शेडिंग हो जाए. अब नहीं, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. गर्मियों में आप सर्दियों में आप गैस बेचते हैं इंडस्ट्री को, उनको आप बिजली पे ला सकते थे. आप लोगों के घरों में गैस दे रहे हैं, आप वो बंद कर दें, उनको भी बोलें कि चूल्हे बिजली पे लगा दें. बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप. बट व्हेन यू आर बिल्डिंग इन 2015, डोंट यू इमेजिन कि यार हमारी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो ये डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्री लगेगी, तो ओवरनाइट तो पावर प्लांट नहीं बनेगा. तो यू मेक इट फॉर द फ्यूचर. दैट फ्यूचर नेवर कम्स. इट्स अनफॉर्चुनेट. नहीं, एक तो 2 चीज़ें हुई ना, कि एक तो ये हुआ कि आपकी ग्रोथ नहीं हुई इकोनॉमी की जो आप सोच रहे थे. पिछले 5-7 साल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ी. आपने बिजली डबल कर दी, लेकिन आपका एक्सपोर्ट तो डबल नहीं हुआ. आपने बिजली डबल कर दी, आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो डबल नहीं हुई. जब एक्सपोर्ट डबल नहीं हुआ तो आपके पास पैसे कहाँ से आएगा ये नया लोन सर्विस करने का? दूसरे कि जब एक साथ आपने इतना लंपी इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, उसकी पेमेंट शुरू हुई तो आपके पास पेमेंट के पैसे नहीं थे, तो आपका रुपया फिर और टूटा है. तो ये मुश्किल हो गई है. सो अगर वो थोड़ा सा मतलब वो ज़रूरत थी, ठीक है. हुआ ये कि 2006 से 2008 से 2013 में कोई नया प्लांट नहीं लगा, ठीक है. 2014 तक 15 तक नया प्लांट नहीं लगा. तो अब आपको 6-7 साल का गैप आ गया. आपको प्लांट्स तो लगाने थे, लेकिन वो 7 साल के प्लांट जब 1 साल लगा लिए तो पेमेंट आ गई. वो थोड़ा सा डिस्टेंस देके कर लेते तो हो जाता. लेकिन मतलब अगर 2 प्लांट कम भी कर देते आप, 200-300 बिलियन रुपए कम हो जाते, तो भी आज मसला तो होता ही, बिकॉज आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं बढ़ी. आज भी पाकिस्तान में ऑन अ पर कैपिटा बेसिस हिंदुस्तान से बहुत कम बिजली है. तो हमको बिजली की तो ज़रूरत है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे. हमारी सनद बिजली पे नहीं चल रही है इतनी. सो दैट्स मे बी द बिगर प्रॉब्लम. अगर हम 2016-2017 की रिपोर्टिंग देखें, ब्लूमबर्ग कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी मार्केट बनने वाली है, हम एशियन टाइगर पता नहीं क्या, तो सारी दुनिया कह रही है बस नेक्स्ट तो यहीं हमने इन्वेस्ट करना है. तो मे बी बेस्ड ऑन दोज प्रोजेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड 2017 से तो देखें, 2016 से काफ़ी लोगों को नज़र आना शुरू हो गया था कि फसले में आ गए हम लोग, ठीक है. 2016 के अंदर आई रिमेंबर 2016 के अक्टूबर में एक्सपोर्ट्स वाले मियाँ साहब से मीटिंग कर रहे थे एक्सपोर्ट के पैकेजेस के ऊपर.
तो जुलाई 2016 का जो फिस्कल ईयर शुरू हुआ ना, तो लोगों को लगा कि यार ये डॉलर बहुत अरसे से 105 पे रुका हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली फिस्कल डेफिसिट नहीं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं बढ़ रही। तो 2016 से नज़र आ गया था लोगों को, और 2017 में बिल्कुल नज़र आ रहा था कि यार ये गलत तरीके पर जा रहे हैं। और वहाँ पर जो हमने एक हद दरमी दिखाई और हमने रुपये को थोड़ा सा नीचे नहीं जाने दिया ना, उससे बहुत ज़्यादा हमको नुकसान हुआ है। उस वक्त तक हम बोरो कर सकते थे क्योंकि IMF का प्रोग्राम अभी ख़त्म हुआ था, अभी हमारी दुनिया में बड़ी गुडविल थी, रशिया के अब अफगानिस्तान की ट्रूप्स अमेरिका में थी, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें थी, अच्छी थी, और मियाँ साहब की भी एक अपनी क्रेडिबिलिटी थी। तो 2016 के अंदर जब हम थोड़ा सा अगर ये वहाँ पे हम थोड़ी सी माशी पॉलिसी को बेहतर कर लेते, रिबेट सबको याद है कि नहीं देते थे, थोड़ी सी रिबेट्स दे देते, थोड़ा सा रुपये को डिवैल्यू कर देते, थोड़ा सा लोन कम लेते, थोड़ा सा जिसको हमारी जो ग्रोथ थी ना वो इम्पोर्ट के ऊपर नहीं होती, ऑडियाँ बड़ी आ रही थी उस वक्त। व्हेनेवर यू कीप अ डॉलर लाइक दिस, तो व्हाट यू डूइंग इज कि यू बोरोइंग अगेंस्ट द फ्यूचर। तो अभी तो लोगों को पार्टी हो जाती है, लेकिन फिर सुबह आपको हैंगओवर होता है, तो ये इसका हैंगओवर हुआ है। डॉलर में से डार निकाल दें, नहीं डॉलर डार की बात नहीं, मैं जोक तो पूरा होने दें सर। अच्छा, डॉलर में से डार निकाल दें तो LOL बच जाते हैं। तो 2017 में तो आप आ गए थे, तो आपने डॉलर को तो फिर बोला कि यार थोड़ी तो उसको छूट दो, डिवैल्यू किया, उसको कम किया, एक्सपोर्ट्स किया, तो व्हाट यू से कि वो संभल गई थी इकोनॉमी? नहीं, देखिए उस वक्त तक तो ये इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल ना, कि अब तो IMF के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके पास IMF के पास जाते हैं तो फिर उसके बड़े मसाइल होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 2017 में IMF के पास हम तो नहीं गए, फिर उसके बाद आखिरी 6 महीने रह गए थे, 5 महीने रह गए थे, हमसे IMF बात भी नहीं करता, कि हमने डिवैल्यू करना शुरू करा। उसके बाद फिर जब केयरटेकर आई तो उन्होंने कहा कि हम IMF के पास जा रहे हैं। मुझे फ़ोन भी किया उस ज़माने के सेक्रेटरी फाइनेंस ने कि सर आपको कोई मसला है? मैं कहा नहीं जाइए आप लोग। लेकिन उस ज़माने के फिर प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया, नासिरुल मुल्क ने, कि यार हम IMF के पास नहीं जाएंगे, नई हुकूमत आ रही है, 3 महीने में वो आ जाएंगे। फिर जब असद उमर साहब आए तो किसी वजह से उन्होंने IMF से 1 साल तक डील नहीं करी, फिर वो हफीज़ शेख को लेकर आ गए और हमारे रज़ा बाकर साहब आ गए, फिर वो फ़ौरन IMF के पास गए, फिर वो 1.5 साल डील चली। उसके अंदर थोड़ा सा जब हफीज़ शेख फ़ौरन कोविड आ गया तो उनको आसानी हो गई, IMF ने रिक्वायरमेंट्स हटा दी, पैसे भी दे दिए। फिर जब बजट आया तो हफीज़ शेख को उन्होंने कहा कि अब नया शुरू करो, कोविड ख़त्म हुआ, उस बेचारे ने नई डील करी, वो पैसे आए, छुट्टी कर दी उसकी। शौकत भाई आ गए, शौकत भाई ने फिर पार्टी शुरू कर दी। फिर जब शौकत भाई को समझ आया कि नहीं ये पार्टी नहीं करेंगे, टैक्स लेना पड़ेगा, उसने जाके डील करी, पैसे आए, उसको निकाल दिया। फिर फ्यूल सब्सिडी दे दी, फिर सब, और तो उसको मतलब ये कि वो पैसे आए तो उसको जब उसने फिर उससे एग्रीमेंट करा, उसके बाद उसने फिर फ्यूल सब्सिडी दे दी। फिर हम लोग आ गए, फिर मैंने वापस वो रिवर्स करी, 3 महीने के अंदर फ्यूल सब्सिडियाँ वापस IMF को लेकर आया, पैसे आए, फिर मुझे निकाल दिया। सो मतलब वो IMF भी ये सोचती है ना कि यार ये पाकिस्तानी को जब पैसे देते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर जाता है, अल्लाह खैर करे, बट रियली वी नीड औरंगजेब टू बी देयर। तो सर अभी आप सियासत की तरफ आ रहे हो, ट्रांजिशन टू डिस्कसिंग द पार्टी एज वेल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आपसे पूछना था। इकोनॉमी से आप बात करें, सारे ग्रुप्स में बात करें, एवरीबडी विल से कि भाई इमरान खान ने फ्यूल सब्सिडी दी थी, उसने इकोनॉमी IMF की डील फाड़ कर मुल्क को ऑफ ट्रैक कर दिया था, आप ऑन ट्रैक लेकर आए, डिफ़ॉल्ट से बचाया। अवाम में जाकर बात करें तो इससे ऑपोजिट कहेंगे कि इमरान खान के टाइम पेट्रोल इतने का था, मिफ्ता इस्माइल जब आए तो इतने का कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये लोग चोर हैं। जब देखें बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगी होगी, कि इमरान खान ने बोला इसका मतलब सियासतदान चोर हैं। तो इन देयर माइंड्स यू आर अ विलन। तो नाउ व्हेन यू जनरल अवाम जो कहते हैं मेरा पेट्रोल इतने का था, शहबाज शरीफ आ गए तो इतने का था, शहबाज शरीफ विलन है, उनको आप कैसे समझा सकते हैं? नाउ हाउ डू यू बैलेंस गुड इकोनॉमिक पॉलिसी विद गुड पॉलिटिक्स? देखिए, एक तो ये है कि अवाम समझदार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मतलब पॉलिटिशियंस एकदम नैरेटिव बनाते हैं, पॉपुलिस्ट नैरेटिव बनाते हैं, खान साहब भी बनाते हैं, और खान साहब अकेले सियासतदान नहीं है, हर सियासतदान जो है आप देखें वेरी गुड एट इट। हाँ, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब भी, और वो कह रहे थे कि हम 300 यूनिट बिजली के फ्री दे देंगे, नोबडी टुक हिम सीरियसली। बनीम नवाज शरीफ साहब भी कह रही थी कि हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे, नोबडी टुक हर सीरियसली ऑल्सो, क्योंकि उनको पता है कि ये तो नहीं दे सकेंगे। तो सियासतदान थोड़ा मुगालबा आराई तो करते हैं ना, मुबालगा आराई तो करते हैं, वो सबको पता है। देखिए, जब
PDM की हुकूमत आई, ये रशिया यूक्रेन की जंग हुई थी, $124 का पेट्रोल था। तो पेट्रोल तो महंगा करना ज़रूरी था। जब पेट्रोल महंगा होगा तो LNG एंड पेट्रोल ये सब चीज़ें महंगी होती, बिजली महंगी हो जाएगी। खान साहब ने 1 साल से वो बिजली और गैस का वो एनुअल रिचार्जेस भी नहीं लगाए थे, तो IMF का प्रोग्राम लाने के लिए वो करना ज़रूरी था। तो खैर वो तो कभी महंगी चीज़ें होती हैं, अभी आजकल सस्ती हो गई तो सस्ती हो गई। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल महंगा था तो शहबाज शरीफ चोर था, तो आज फिर चोर ख़त्म हो गया क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया, तो अजीब सी बात है ना ये। मतलब बट आई थिंक पीपल नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आई थिंक अगर हम पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ट्रस्ट करें और उनको वोट देने दें उनकी मर्ज़ी का और रिज़ल्ट आने दें उनकी मर्ज़ी का, तो 1-2 इलेक्शन साइकिल में लोग अच्छे लोग चूज़ करना शुरू कर देंगे। मेरी भी एक्चुअली यही रहा है, बट टू पुश बैक, सिंस आपकी अब नई पार्टी आई है अवाम पाकिस्तान, सर उसमें सारे एलिमेंट्स नज़र आते हैं। अवाम का एलिमेंट अब तक तो नहीं नज़र आया हमें अवाम। तो वो तो फिर आप किसी को भी कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी में कौन सा पीपल्स का एलिमेंट नज़र आया है, शुरू में तहरीक इंसाफ का कौन सा इंसाफ का एलिमेंट नज़र आया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कौन सा लीग का एलिमेंट नज़र आया है। अच्छा वो आपने ज़ियाउल हक नहीं बन गए कि मुस्लिम का एलिमेंट भी नहीं है। नहीं मतलब वो इस्लाम की सियासत से मैं बालातर हो गया हूँ। सो द पॉइंट इज कि देखें, अवाम पाकिस्तान पार्टी है। हमने ये पार्टी बनाई इसलिए है कि हम ये समझते हैं कि जब तक कि अवाम को आगे नहीं लाएंगे पाकिस्तान आगे नहीं आएगा। तो ये अवाम पाकिस्तान का एक बात है कि सचमुच हम ये समझ रहे हैं कि ये जो हमारी गवर्नेंस सिस्टम है ये सिर्फ एलीट के लिए चलता है, और एलीट्स का भी फ़ायदा होगा। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जब ये सिस्टम सही हो जाएगा और अवाम आगे आएगा तो पाकिस्तान आगे आएगा। तो हमारा तो एलीट भी इतना अमीर नहीं है बेचारा, ठीक है, जो दुनिया का एलीट होता है। तो हमारे जो बड़े बड़े सेठियाँ हैं, साहूकार, वो फिर अंबानी के बराबर आ जाएंगे। अभी तो बेचारे उसके एकदम कुछ भी नहीं है। सो वी थिंक कि पाकिस्तान कैन रियली गो फॉरवर्ड। जो पाकिस्तान 90 में हिंदुस्तान से पर कैपिटा बेसिस पे और साउथ एशिया में सबसे अमीर था, वो आज फिर हो सकता है अगर हम हुकूमत सही कर लें। लेकिन तालीम बच्चों को देना ज़रूरी है, मतलब उनकी माँओं को इलाज करना, सेहत देना ज़रूरी है, रोज़गार देना ज़रूरी है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ देना ज़रूरी है, हुकूमत के पैर को छोटा करना, फुटप्रिंट को छोटा करना वो ज़रूरी है, ये ताकि कंपटीशन चले, प्राइवेट सेक्टर थ्राइव करे। इस पे जिसको डिटेल्स चाहिए, आपने मैनिफेस्टो में 10 पॉइंट दिए थे, अभी वाइट पेपर्स भी आ रहे हैं हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर। बट व्हाट आई वाज मे बी गेटिंग एट, चले इमरान खान को भी सालों साल ये तनकीद की कि 1 सीट की पार्टी है, वो उनको मिलिट्री से डील करके इलेक्टेबल्स लेके गोद में आके प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा। अभी अगर हम अवाम पाकिस्तान देखें, खाकान अब्बासी साहब शायद अपनी सीट निकाल सकते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट, राइट? मतलब आपको भी जीतना मुश्किल होगी और लोगों भी जीतना मुश्किल होगी। तो एक पार्टी जो सीट्स नहीं जीत सकती पूरे पाकिस्तान में, व्हाट इज द अवाम इन इट देन? यार अभी तो हमारी पार्टी को बने हुए 2 महीने और 20 दिन हुए हैं, ठीक है, सिर्फ 2 महीने 20 दिन हुए हैं, और इलेक्शन जो है अभी कोई हॉराइजन पर नज़र नहीं आ रहा। जब इलेक्शन हॉराइजन पर नज़र आएगा, यू विल सी कि वी विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। देखें अभी भी मुझे मार्केटिंग करने आती है। I sell the most popular biscuit in Pakistan without naming it. I also sell Kokomo, मुझे भी दो। I also sell the most popular jelly in Pakistan without naming it. ठीक है। The thing is that if we still हम कर लेंगे, जब वक्त आएगा तो आप देखिएगा कि हम मार्केटिंग करेंगे। हमने इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस वक्त हम पढ़े लिखे लोग जमा कर रहे हैं। तारिक बनोरी साहब का आपने नाम लिया, तारिक सुलेमान एक और PhD हैं, तारिक चीमा एक और डॉक्टर है, अजहर असलम एक और डॉक्टर है, आयशा मलिक एक और डॉक्टर हैं, आयशा खान एक और डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़ैनब सवारी फ्रांस में कहीं रिसर्च करती हैं, और बहुत सारे PhDs हैं, मेडिकल डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा है। हम वाइट पेपर्स लिख रहे हैं ख़वातीन के ऊपर, एम्बेसडर सीमा बलोच ने लिखा है, इकॉनमी के ऊपर लिखेंगे, एनर्जी के ऊपर लिखेंगे, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सारी चीज़ों पे लिखेंगे, ताकि वी विल बी रेडी इंशाल्लाह जब हुकूमत, अगर अल्लाह ने कभी दी तो। और अगर हम तो मेरी तो सचमुच ये दुआ है कि अल्लाह हमको हुकूमत ना दे अगर हम इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं हो, लेकिन अगर इस मुल्क के हम कुछ काम कर सकते हो तो फिर अल्लाह हमको हुकूमत दे। सर आई मीन ऑल ऑफ दिस इज़ ग्रेट। अगर हम कहें थिंक टैंक, अगर हम कहें शैडो कैबिनेट के, भाई नॉर्मल कैबिनेट काम करिए, हम भी अपने पेपर्स देंगे, बट अगर अवाम में आपने जाना है, वोट लेने हैं, आप क्या बयानियाँ लेकर जा रहे हैं? वी आर गुड, मतलब ये तो खान साहब ने बेच दिया ना कि मैं अच्छा हूँ बाकी सब बुरे हैं, वो लोगों ने रियलाइज कर लिया कि धोखा था। तो अब अवाम आप पे किस पे भरोसा करेगी? हम अच्छे हैं? मेरी बात सुने, हम तो 2 चीज़ें कहते हैं जो हमारी पार्टी में, किसी को हम सियासतदान को लेते हैं तो वो भी हमारी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक तो माजी जो है ना वो साफ़ होना चाहिए, ठीक है। तो
शाहिद अब्बासी मुझे कोई भी मतलब हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, मुस्लिम लीग के दोस्त हैं, आजकल मुझे थोड़ी सी बुरा भला कहते हैं, या पीपल्स पार्टी, कोई भी हमको ये नहीं समझता कि इनका माजी दागदार है, और कोई ये भी नहीं समझता कि ये इनकॉम्पिटेंट है। तो हम समझते हैं कि काबिलियत भी होनी चाहिए और एक माजी भी साफ़ होना चाहिए। दो चीज़ें तो ये रह गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ, सच्ची बात है कि कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी। ठीक है, शाहिद अब्बासी है ना, ही द मैन हैज़ कैरेक्टर। ठीक है, 35 साल सियासत में है, ह्यूमिलिटी भी इसके पास है, इंटेलिजेंस भी उसके पास है, कोई इसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इस किस्म का ब्रेव आदमी भी है, लेकिन काइंडनेस भी है। इस किस्म का आदमी होना चाहिए कि जिसको आप दें कि यार ये सच्चा आदमी है और ये हुकूमत की लालच में अपने इक़्तिदार को नहीं बेचेगा। तो कैरेक्टर इज़ डेस्टिनी। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने बहुत लोगों को चांस दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टर में मसला था, कमज़ोरी थी कि वो कमज़ोर हो गए। मतलब मैं आपको सच बताऊं कि अल्लाह ताला शाहिद अब्बासी को अगर ये मौका देता है तो अल्लाह फिर इसको हिदायत भी दे कि ये अपने जो अभी तक इसका माजी है उसी पे चलता रहे। सर अगेन आई एग्री विद यू, बट इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक परसेप्शन वो तो यही कहेंगे ना कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप 2 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, शब्बर जैदी साहब भी बहुत अच्छी बातें कर रहे होते हैं। तो वो जो फीडबैक आता है कि कभी कभी जो फीडबैक आता है कि सर जब बाहर चले जाते हैं तो सबको समझ में आ जाता है क्या करना है, जब अंदर होते हैं तो वो कुछ नहीं फिक्स कर सकते, मजबूरियां होती हैं। सो देन शुड पीपल जज द पास्ट परफॉर्मेंसेस नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ वी डिस्कस देम बट इन टर्म्स ऑफ अवाम का जो परसेप्शन है। बिल्कुल, आप पास्ट परफॉर्मेंस जज करें ना, कि मिफ्ता इस्माइल की बीवी ने किसी से अंगूठी ली, शाहिद अब्बासी की बीवी ने किसी से अंगूठी ली, बच्चों ने आईफोन्स तो लिए, ठीक है, मतलब तोशाखाना में जितने पैसे तोशाखाना मांगता था उतने दिए उन्होंने, लेकिन द थिंग इज कि हमने किसी से रिश्वत तो नहीं ली है ना। ठीक है, मिफ्ता इस्माइल ने तो मतलब मेरे तो बच्चे खैर छोटे हैं, लेकिन मतलब द पॉइंट इज कि हमारी बेगम ने किसी से वो नहीं ली घड़ी। ठीक है, मैं एक यहाँ पे मिसाल दे रहा हूँ, अंगूठी, मतलब चलो वो मेरे भाइयों को ऐसे पीटीआई वाले दोस्तों को तंग कर रहा हूँ, खान साहब ने नहीं ली थी, मैं बेगम साहिबा ने खुद माना है, उन्होंने घड़ियां ली है, मैंने नहीं कुछ नहीं वो ये कोई, हमने ये भी नहीं कह रहे कि वोट को इज्जत देना छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और कोई कह रहा है, लेकिन जिसको जो समझ में आता है, हम में कॉम्पिटेंस भी है, आई थिंक कि हम में कैरेक्टर भी है, हमारा माजी भी दागदार नहीं है, तो इंशाअल्लाह ताला हम ये सामने जा सकते हैं लोगों के। लेकिन आप ये देखिएगा कि मैं आपको एक बात बताऊं सीरियसली, मतलब आई पर्सनली थिंक व्हेन आई गो एंड मीट पीपल कि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल, ख़ासतौर पे पढ़े लिखे लोगों में तो बहुत ज़्यादा शाहिद अब्बासी की परज़राई है। मुझसे भी बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग कहते हैं, आज भी मुझसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट मुझसे मिलने आए थे कि यार मुझे आपके साथ पार्टी ज्वाइन करनी है, सियासत करनी है। तो जब वो निकल के गया मेरे दफ्तर से तो मेरा भाई बोलता है तो अच्छा खासा आदमी बेचारा क्या कर रहा है। मैंने कहा अब इसका शौक है तो आने दो, कोई बात नहीं। सो सीरियसली मतलब लॉट्स ऑफ पीपल आर जॉइनिंग अस, इतने लोग हमारे वेबसाइट पे ज्वाइन कर रहे हैं एंड लेकिन हमने भी एक ठानी हुई है कि हम नए किस्म के लोग लेकर आएंगे और हम आपको आके इंशाल्लाह ताला करके दिखाएंगे। लेकिन हमारा दावा ये बिल्कुल नहीं है कि हम अगला इलेक्शन जीतेंगे। हमारा ये दावा है कि अगर कभी जीते तो आपके वोट से जीतेंगे, दूसरे दिन आरओ की मेहरबानी से नहीं जीतेंगे। तो मतलब ना ही समझे ना समझे तो ना सही, कोई मसला नहीं। मुस्तफा नवाज खोकर हैं पार्टी में, नहीं है, रीइमेजिनिंग में थे, नहीं मुस्तफा नवाज क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों नहीं है यार, मैं गलती कर रहा है वो, मैं किसी दिन इसको कान खींच के ले आऊँगा। मेरा भाई है छोटा, मैं इसको बहुत वो कहा तो उसने कहा अच्छा मेरे घर पे आओ, उसने मुझे दुम्बा का गोश्त खिला दिया मेरे फरमाइश पे, लेकिन पार्टी ज्वाइन नहीं करी, लेकिन कभी ना कभी करवा लूँगा। 2 दफ़ा पॉडकास्ट पे आ चुके हैं, मुझे तो आज तक दुम्बे का गोश्त नहीं खिलाया उन्होंने। अगर सुन रहे हैं मुस्तफा भाई आप, तो सर मुस्तफा नवाज खोकर इन केस ही जॉइंस, तो वो हाजी खोकर के भतीजे हैं, शाहिद काका नवासी माशाल्लाह वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल, यू बिलोंग टू वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज। अगर हम कहें कि भाई इस वक्त अभी मुस्तफा तो नहीं आया तो उसका गुना तो मेरे ऊपर ना डालो ना, अमीर आए कि नहीं। आप पाकिस्तान की सबसे अमीर फैमिली में से हैं, शाहिद काका नवासी माशाल्लाह सबसे अमीर उसमें से, हम आपको इलेक्ट करें, हम सोचेंगे यार फंडामेंटल रिफॉर्म लाएंगे। अब आपका तो इतना बड़ा पर्सनल स्टेक है कि अगर आप मिलिट्री से टक्कर लेंगे तो कल को अगर स्माइल इंडस्ट्री पे ताला पड़ गया, अगर कल को एयर ब्लू ग्राउंड हो गई, तो आप क्यों ये टक्कर लेंगे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से आकर हमारे अवाम की बेसिस पर, जब यू हैव सो मच टू लूज? देखिए एवरीबडी हैज़ अ लॉट टू लूज, राइट? जो भी पावर में है, लुक एट इमरान खान वेयर इज ही सिटिंग राइट नाउ, ठीक है? एवरीबडी हैज़ अ लॉट टू लूज। द थिंग इज कि देखिए एक तो हम किसी से टक्कर लेने के लिए नहीं आए हैं, ठीक है? हम तो मुल्क की बात करते हैं और हम जो बात कर रहे हैं वो आज भी ये बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ज़माने में भी अल्लाह की मेहरबानी से शायद और मैं दोनों जेल गए थे,
एक साथ ही नैब रिसेंटली बोथ गॉट एक्सोनरेटेड, कांग्रेट्स, थैंक यू। तो हम दोनों जेल गए थे, दोनों अदियाला में थे। मैं उन कमरों में था जिन पे मैं तो हम 13 लोग थे उन 6 कमरों में, जहाँ आजकल खान साहब को अकेले को वो 6 कमरे दिए हुए, और शायद अब्बासी को तो वो सजाए मौत की चक्कियों में रखा हुआ था। तो हम भी मुश्किल काट के आए हैं, तो अल्लाह बड़ा है, मतलब जब मुश्किल काटनी होती है। और हमने तो ये कह दिया कि हम सबके साथ, इदारों के साथ काम करने के लिए आए। ये पता नहीं आपने क्यों सोच लिया कि हम किसी से टक्कर लेने आए, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि हम किसी की नौकरी करने नहीं आए आवाम के अलावा, लेकिन हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसमें मैं एक्सपेंशन चाहूँगा, पहले कंफर्म कर दें, खान साहब को जाकर नायब ने बोला था कि कोई केस नहीं है मिफ्ता, शाहिद खाकान, अब्बासी और इमरान हक के ख़िलाफ़, और फिर इमरान खान ने आगे से बोला था कि पर मैंने इनको निकाल दिया तो मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी, तो मैं नहीं निकाल सकता। नैब ने नहीं, मैं जो मुझे पता है कि अटॉर्नी जनरल खान साहब के खालिद जावेद खान उस वक्त थे, फवाद चौधरी कमरे में थे, आई थिंक शेख रशीद भी था और परवेज़ खटक भी थे। इनमें से कोई आपके खबरी है? और जो इन 4 में से कोई एक मेरा खबरी है, या कोई वो हो सकता है कि उसका PSPM भी हो। 5 में से कोई एक मेरा खबरी है जिसने कहा था कि खान साहब इनके ऊपर, मेरा इमरान उल हक का नाम नहीं लिया था, मेरा शाहिद का, इमरान के ऊपर तो बेचारे के ऊपर था ही नहीं, मेरा शाहिद का और एहसन इकबाल का नाम लिया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी सियासत खत्म हो जाएगी, कि मेरा बयानिया ख़राब हो जाएगा अगर मैं इनको निकाल दूंगा। सर, अभी अगर आप आवाम की बात करें, राइटफुली रॉन्गफुली, देयर इज़ एन एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट पूरी आवाम का। इस वक्त पॉपुलर वो है, वोट जो पड़ता है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का पड़ता है। मुझे क्यों निकाला जब किया वो भी पॉपुलर था, वोट को इज्जत दो किया वो भी पॉपुलर था। इमरान खान 2024 में सबको ही पता है मेजॉरिटी PTI की जीती होगी, जिन्होंने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा मारा। What is Awam Pakistan's position? Because it's not anti-establishment, it's not pro-establishment. Is the idea कि भाई establishment एक हकीकत है, उनसे मिलकर चलना है, हमने कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं लेनी। एक बहुत लूक वार्म एस्टैब्लिशमेंट क्रिटिक नज़र आती है हमें। हम देखिए, हम तो ये समझते हैं कि जो भी इदारों से रिलेशनशिप होनी चाहिए वो डिफाइंड होनी चाहिए आइन के तहत, ठीक है। ना मेरी मर्ज़ी चले ना शहजाद की मर्ज़ी चले, जो आइन में लिखा हुआ है वो, और अगर आइन में सही नहीं लिखा तो उसको चेंज कर लो। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। हमको किसी से मतलब हम जो हमारा जो असल जो मकसद है आने का, वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तानियों को आगे लेके जाना है, मिडिल क्लास पाकिस्तानियों को आगे लेके जाना है, गरीब पाकिस्तानी को आगे लेके जाना है। एक हमारा प्लान है जो हम लोगों के सामने रख रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि यार थोड़ी सी एजुकेशन बेहतर होना चाहिए। आज हमने वुमेन्स डेवलपमेंट के ऊपर पे, अगर हमको लोग वोट देते हैं तो हम उस प्लान पे काम करेंगे। सबको हमारा साथ देना है तो बड़ी अच्छी बात है, जिनको हमारे खिलाफ जाना है फबेया, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल ये समझते हैं कि देखें, प्लीज़ लेट मी एक्सप्लेन दिस, कि अगर एक मिसाल के तौर पर मार्शल आता है ना, तो मिलिट्री जो लीडर होता है ना, वो ये नहीं कहता कि मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, वो कहता है मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। लेकिन सियासी हुकूमत जो है ना, वो ये कहती है कि मैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हूँ, कि अवाम का जिरगा हुआ था, कौम का जिरगा हुआ था और ज़्यादातर लोगों ने मेरे लिए हाथ उठाया। जब ये नहीं होता है, एक सियासी हुकूमत बैठी है जिसके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है, तो वो काम नहीं कर सकती, और ये अभी हो रहा है। पर सर, इसमें अगर हम ऑब्वियसली सब कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ये वो, जब आते हैं तो क्या करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो को 1988 में बोला IMF डील रेटिफाई नहीं होगी तो असेंबली सेशन कॉल नहीं होगा। नवाज शरीफ को बोला कि आप राहिल शरीफ को एक्सटेंशन दे दें तो पैनमा चला जाएगा। इमरान खान तो बिल्कुल ही हाइब्रिड रजीम साथ साथ थे। इन दिस रियलिटी, इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम, स्पेसिफिकली अगर मिलिट्री के एक्सेसेस हैं, मिलिट्री के बिजनेसेस हैं, अभी आपने बोला हम यूरिया से सब्सिडी लेंगे, या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, फौजी फर्टिलाइज़र बहुत बड़ी कंपनी है, विदाउट टेकिंग ऑन द मिलिट्री एंटरप्राइज, हाउ डू यू डू इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग? मतलब रियल एस्टेट रिफॉर्म कैसे हो सकता है मिलिट्री बिजनेसेस को हर्ट करे बगैर? यार देखें, सच्ची बात ये है, मैं आपको फौजी फाउंडेशन का जो चेयरमैन था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। मैं उसको बुलाया अपने दफ्तर में, यार वकार, मैं गैस महंगी करने लगा हूँ। बोलते कर ले, सीरियसली, दिस इज़ आवर कन्वर्सेशन, ठीक है, मतलब थोड़ी सी इससे ज़्यादा कन्वर्सेशन, बट इन दी एंड सेट कर ले, फिर मुझे बोलना नहीं मैं कितने की बेचूंगा। मैं कहा ठीक है। देन आई वाज टेलिंग हिम कि यार ये तो ये खरीद ले, वो खरीद ले। बट द थिंग इज़ कि मतलब, सो आई डोंट थिंक कि द फौजीज और एनी पर्टिकुलर कंपनी ये कोई भी माइंड करेगी अगर आप गैस को फ्री प्राइस कर दें एंड लेट देम सेल को, यू नो, वो दिस थिंग। और अगर जो आपको सब्सिडी दे रही है वो आप फार्मर्स को दे सकते हैं थ्रू अ वाउचर स्कीम एंड ऑल दैट। वो बहुत सारा हमने प्लान कर लिया था। उनको मारी गैस से कुछ गैस मिलती है, उधर टैक्सेस भी लगा सकते थे, लेवीज भी लगा सकते थे, बहुत सारा प्लान था, वो हो सकता था, तो कोई इतना रेजिस्टेंस नहीं होता। और अगेन प्लीज़ अंडरस्टैंड, जैसे मैं
जो आप बात कर रहे थे ना कि आर्मी का बजट ज़्यादा है, फौज का बजट ज़्यादा है, एक्चुअली द थिंग इज़ कि $2 बिलियन $3 बिलियन का बजट है, कोई बजट इतना ज़्यादा नहीं है। जब पहली मरतबा आपके पास, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और जब फौजी आपसे अगले साल के बजट की डिस्कशन करते हैं तो पहले आपको हिंदुस्तान का बजट भी बताते हैं। वो $64 बिलियन का नंबर देख के आपको झटका आता है कि यार ये इसके सामने हम खड़े हैं, तो फिर एज अ पाकिस्तानी आप खड़े होते हैं ना कि इसके हाथी के सामने मैं अपना सांड तो खड़ा करूँगा ना, कुछ तो खड़ा होगा ना। द इशू इन पाकिस्तान इज़ नॉट द बजट, the issue in Pakistan is the ingress in politics. This is what bothers people, not really the budget and all that stuff. कि ठीक है यार, उसने मतलब अगर वो फौजी का सीरियल खा लो तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, मतलब मतलब उनको लेट देम मेक द सीरियल। द इशू इज़ कि कितना इंग्रेस होना चाहिए, और वो जब आपको लगता है कि वो बढ़ रहा था, खान साहब के ज़माने में बढ़ गया, अभी और बढ़ रहा है, तो दैट इज़ व्हाट्स आई थिंक बॉदर्स सम क्रिटिक्स, नॉट सो मच द बजट। द इशू इज नॉट द बजट, द इशू नॉट सो मच द इकोनॉमी, इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिफ्यूज द बजट। कि बजट आएगा, सप्लीमेंटल बजट आएगा, स्पेशल प्रोजेक्ट्स आएंगे, पेंशन जो हैं वो सिविलियन बजट से जाएंगी, और उसको ना स्क्रूटनाइज किया जा सकता है, उसको ना डिस्कस किया जा सकता है, ना गवर्नमेंट के पास इतनी सॉवरेनिटी और पावर है जो उनकी लीगल है कि वो डिसाइड करें। दैट इज द प्रॉब्लम। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंग्रेस ना। तो वो पॉलिटिकल, आपको मतलब तो इशू आपका पॉलिटिकल इंग्रेस है, पैसे का नहीं। सो इफ दैट इज, पैसे का, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हम फौज को इतना कोई बजट नहीं दे रहे होते कि जिससे बजट हमारा बस्ट होता है। मतलब मैं 2200 अरब रुपए आपने इनको दिया है ना, 18,800 अरब रुपए के खर्चे में, जो आपकी डेट सर्विसिंग से 1/5 है, तो इट्स नॉट दैट मच कंपेयर टू, आई मीन ये 2200 अरब 6-7 बिलियन। आप न्यूक्लियर नहीं फैक्टर कर रहे, स्पेशल प्रोजेक्ट नहीं फैक्टर कर रहे, सप्लीमेंट्री नहीं फैक्टर कर रहे। सप्लीमेंट्री तो जब आएगी सो आएगी, तो मैं तो 22 ही है ना, तो चलो 100 अरब रुपए उसका लगा लो, 100 अरब से नहीं, सप्लीमेंटल 100 अरब से ज्यादा तो नहीं। पेंशन नहीं फैक्टर कर रहे, ये सब भी तो ऐड करें ना। मगर वो तो देखें ना, हम सिविलियन गवर्नमेंट का भी जो 800 अरब रुपए गिनते हैं, तो उसके अंदर जो 300 अरब रुपए सिविलियन पेंशन है वो भी नहीं करते। पेंशन का अलग हेड है, वो बिल्कुल रिफॉर्म होना चाहिए। बट आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज नॉट इटसेल्फ द इशू। मेरे दिमाग में एज अ फाइनेंस मिनिस्टर दैट्स नॉट एन इशू। इन माई हेड द इशू इज नॉट एट ऑल दैट। सर बट दे आर बोथ लिंक्ड, राइट? अगर आप कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी हमारा इशू है, आतिफ मियां के साथ हमारी पॉडकास्ट हुई थी, आई थिंक आपने भी देखी है, वो कहते हैं भाई अनप्रोडक्टिव एसेट्स में, अनप्रोडक्टिव एसेट क्या है हमारा? सबसे बड़ा रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा मिलिट्री का इंटरेस्ट है। रियल एस्टेट से पैसा निकालने के लिए, उसको डी इंसेंटिवाइज करने के लिए, यू विल हैव टू टेक द मिलिट्री इंटरेस्ट ऑन, राइट? आप एक्सपोर्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे कैसे जब तक आप मुल्क के इंसेंटिव्स चेंज नहीं करते कि रियल एस्टेट में ना पैसे लगाओ, प्रोडक्शन में पैसे लगाओ। इस पर तो कोई बहस ही नहीं है ना कि इस किस्म का इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर से कोई एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा हो, जिससे बल्कि इंपोर्ट्स बढ़ रही हों, जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट ख़राब हो रहा हो, इस टाइप के बिजनेसेस को आपने कम से कम एट पार टैक्स करना चाहिए, इफ़ नॉट मोर। ठीक है, और इस पे तो कोई बहस नहीं है। और हम आपको अगर पता है कि हमने तो इसके ऊपर एक टैक्स भी डाला था जब मैं इस बार वजीर था, शहबाज साहब ने मुझे कहा था कि डाल दो नॉन यूटिलाइजेशन पे, बिकॉज विच इज़ व्हाट यू वांट, कि खाली खाली प्लॉट्स ना रहे एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये तो टैक्स नेट में आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ प्रॉपर्टी वगैरह को टैक्स करें, रियल एस्टेट का तो अब मेरे ख्याल से मतलब इस पर तो कोई बहस ही नहीं कर रहे हैं। इसमें सर फ्रॉम द आउटसाइड एंड फ्रॉम द इनसाइड, अब जिस तरह ट्रेडर्स पे अभी भी डिस्कशन हो रहा है, मोहम्मद औरंगजेब भी डिस्कस कर रहे हैं, आपने भी कोशिश की, फिर एक ट्वीट आ गया। तो व्हेन वी आर आउटसाइड, मैं आतिफ मियां से भी ये आर्ग्यू कर रहा था कि आप एक फरारी बनाते हैं, एक बंदा गिरा देता है, दूसरा बंदा गिरा देता है, तीसरा बंदा गिरा देता है, और हम लगे रहते हैं, तीनों इनकॉम्पिटेंट हैं। एट सम पॉइंट वी हैव टू डिस्कस कि यार गाड़ी में मसला क्या है कि जो भी कॉम्पिटेंट आदमी हो, आप हों, PhDs हों, वो नहीं कर सकते जो सबको पता है करना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली मसला तो है, लेकिन आई थिंक कि इतना बड़ा मसला भी नहीं है। मैं तो इसलिए नहीं कर सकता था कि इंटरनल पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग की थी विद इन द फैमिली एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन बहरहाल मतलब आई थिंक कि रियल एस्टेट के ऊपर जो अपने रिटेलर्स के ऊपर टैक्स तो ज़रूर होना चाहिए, रिटेल को बिल्कुल टैक्स उसमें लेके आना चाहिए। एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी। देखें 2 प्रिंसिपल्स, तो ये अवाम पाकिस्तान की भी मैं आपको वो बता देता हूँ। ए हॉरिजॉन्टल इक्विटी, कि 2 लोग अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो दोनों को बराबर टैक्स देना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक मस्जिद में कमा रहा है और एक कहीं और कमा रहा है। ठीक है। दूसरा कि जो अमीर आदमी कमा रहा है उसको अपनी इनकम का थोड़ा सा ज़्यादा प्रोपोर्शन देना चाहिए बनिस्बत गरीब आदमी के। दैट्स इट। वर्टिकल इक्विटी इसको कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल। ये 2 प्रिंसिपल तो मीट करना ज़रूरी है। बट सर ये मीट करने के लिए बहुत पावरफुल लॉबीज इनको टेक ऑन करना पड़ेगा। अब जिस तरह, मुझे नहीं पता अंदर क्या डिस्कस हुआ, आपको पता होगा, आप कराची बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, अभी बिजनेस कम्युनिटी आप नहीं थे, बट आपको पता, आपके दोस्त हैं तो वो पता तो चल ही गया होगा। जनरल आसिम मुनीर से अभी वो मिले हैं,
पहले रूमर आए थे कि जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी, कराची बिजनेस कम्युनिटी ने बोला इसी को चलाने दो, स्टेबिलिटी आती है। हिस्टोरिकली यूनस अभी 1990 के इलेक्शंस में जो फंडिंग हुई है वो देख लें। जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिजनेस एलीट रही है, वो मिलिट्री के साथ इनबेड रही है, एस्टैब्लिशमेंट इनबेड रही है, एंटी डेमोक्रेटिक रही है। उनको चाहिए स्टेबिलिटी कि यार पैसा आता रहे, ये चलता रहे। हाउ विल यू टेक दैट ऑन? यार देखिए ना, मतलब द थिंग इज कि थोड़ा सा तो, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कराची के अंदर अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका बच्चा अगवा हो जाता है तो आप किसको फ़ोन करेंगे? आप इस सच्ची मेरी जिन मेरी जान। हाँ, आप डीजी रेंजर्स को कहीं से पहुंचेंगे ना कहीं पे कि यार हेल्प कर दो, ठीक है। आपको कोई भत्ते की पर्ची आती है, आप किसको फ़ोन करेंगे? लंदन मिला दूंगा मैं तो। नहीं मतलब डीजी रेंजर्स को फ़ोन करेंगे ना। मतलब मैं मतलब कि ये बच्चे भी अगवा नहीं करते, ये भत्ते की पर्चियाँ भी नहीं बेचते, ठीक है। बाकी हमारी जो बाकी मानदा पार्टियां थी, मतलब ठीक है, तो ठीक है कि थोड़ा मतलब आई नथिंग अगेंस्ट पॉलिटिशियंस, आई एम अ पॉलिटिशियन माय सेल्फ। आपने दिया मैं बता उनको, किनको? वो छोड़ दो यार। मिल गया जवाब। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। देखो मतलब मैं सो आई एम जस्ट सेइंग इट कि द पॉइंट इज के जो थोड़ा सा तो सियासतदानों को भी मतलब अपने मतलब जैसे मिसाल के तौर पर नोबडी थिंक्स कि अवाम पाकिस्तान किसी से पत्ता लेगी या अवाम पाकिस्तान कहीं बच्चे कोई पर्ची भेजेगी या कोई बच्चा उठाएगी या कुछ करेगी, ठीक है, या किसी को ऐसे को सरपरस्ती भी करेगी। तो हमको सियासतदानों को भी ऐसा बनना चाहिए ना। तो बस इतनी सी गुजारिश है। जब आप अच्छे बनेंगे ना तो फिर आपके पास मॉरली अथॉरिटी हो जाती है, तो यू कैन एक्चुअली आर्ग्यू अ लिटिल बिट मोर। बट सर वही तुझे मैं वली समझता जो वादाकार होता कि पूरी कराची बिजनेस एलीट कम्युनिटी एक तरफ खड़ी है। मैं बोलता हूँ मिफ्ताह इस्माइल मेरे वॉरियर बन के इन सबसे लड़ेंगे। हाउ डू आई ट्रस्ट मिफ्ताह इस्माइल टू फाइट दोज? मैं किसी से देखिए अगेन लड़ना तो पड़ेगा ना उनसे। क्यों? मेरी बात सुने, मैं अपनी एक बात रख रहा हूँ जिससे पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा। अगर मेरी बात लोग समझते हैं और मुझे वोट देते हैं, शायद अब्बासी को वोट देते हैं, अवाम पाकिस्तान को वोट देते हैं, तो हम पावर में आएंगे। लेकिन हम साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर आपका वोट हमको नहीं मिलेगा तो हम जाके किसी की गोद में नहीं बैठेंगे, हम जाके आरओ के पास नहीं जाएंगे, रातों रात पैसे नहीं देंगे, हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, हम घर चले जाएंगे। हम तो आज भी अगर चाहते तो हुकूमत में हो सकते थे ना। जहाँ पे जो लोग गोद में बैठे हैं हम तो उनको छोड़ के आए, और जो पहले गोद में बैठे थे उन्होंने हमको जेल में डाला है। तो हम तो दोनों तरफ नहीं थे। सो हम आई थिंक कि आप ये तो बात माने ना कि हमने तो अपनी इज्जत और वकार मेंटेन करा है ना। बट द आइडिया है सर कि वो इमरान खान भी यही बातें करते थे, PMLN भी कहती थी वोट को इज्जत दो, हमारा बैकग्राउंड देख। इमरान खान ये देखिए, आप इमरान खान के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये बात नहीं करी। वो 2010 से तो बिल्कुल क्लाइंट्स थे और उन्होंने कभी ये बात नहीं करी है। उनको तो बुरे लगे फौज 2022 के बाद, बाजवा साहब जब इनको निकाला है, उससे पहले तो कभी भी उनको फौज बुरी नहीं लगी। और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि खान साहब इज़ नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट। खान साहब को तो अगर आज फौज वापस ले आए तो वो खुशी से आ जाएंगे। वो तो आज भी नहीं कहते कि जो मैंने किया था वो गलत किया था। ना उनके लोग कहते हैं कि यार एहसन इकबाल को पकड़ लिया, मिफ्ताह इस्माइल को पकड़ लिया, शाहिद अब्बासी को पकड़ लिया, कंप्लीट बेगुनाह लोग थे, ये गलत नहीं था। तो वो आज भी नहीं कहते कि यार हमसे गलती हुई है। जब वो कहते थे कि मतीउल्लाह जान उड़ गया तो हंसते थे, और ये इमरान रियाज खान जैसे लोग भी हंसते थे, तो आपको नहीं लगता था कि गलती हुई है। तो आज भी वो नहीं कहते कि यार वो हमसे गलतियां हुई थी। अगर ये आज कहें तो बहुत सारे लोग उनके साथ आ जाएं, मैं आपको बताऊं, कि जो बोलेंगे कि हाँ दे आर कॉन्ट्राइट, कि दे उनको शर्मिंदा है। जब वो पाबंदियां लगवाते थे लोगों के ऊपर, नौकरियां छुड़वाते थे लोगों की, तो उनको बुरा नहीं लगता था। आज उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बिल्कुल ज़्यादती हो रही है। और मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने गलती करी है, लेकिन जो इनके साथ भी ज़्यादती बहुत हो रही है। लेकिन वो तो हमको सबको पता थी कि वो किसके साथ खड़े हैं। I agree with you, but we both know that the मॉरल क्लैरिटी अगर कहीं थी ना तो मुस्लिम लीग में थी। 2008 के बाद मुस्लिम लीग में मॉरल क्लैरिटी थी, पीपल्स पार्टी में कभी भी नहीं थी। अल्लाह की मेहरबानी से ऐसी कोई मॉरल क्लैरिटी मुस्लिम लीग में ये मॉरल क्लैरिटी थी कि ये हरकत नहीं करनी अब। लेकिन फिर वो वक्त आया तो वो भी छोड़ दिया। वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो बन गया। हम दोनों मानते हैं कि पीटीआई सबसे पॉपुलर पार्टी है, पीटीआई के बयानिया सबसे पॉपुलर है। सो फॉर देम, फॉर द पीटीआई सपोर्टर्स, हम कहें कि जी इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान क्वेश्चनेबल है, बट चले मान ले मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 40% पाकिस्तानी पीटीआई को सपोर्ट करता है, 20% नून को करता है और तकरीबन 12% पीपल्स पार्टी को करता है। बाकी बोलता है कि सब भाड़ में जाए और घर बैठता है। बाकी देखें, TLP है, JUI है, ANP है, और भाड़ में जाएं। हमारी वोटिंग भी 50
4-55% और ज्यादा नहीं जाती। और 6-8 लोग पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अवाम पाकिस्तान को भी वोट 50s में ही है हमारी वोटिंग, तो 40% से ज्यादा तो अवाम वैसे वोट भी नहीं। खैर रिगार्डलेस मेजॉरिटी पीटीआई के साथ है, जितना भी आप कह लें। हाईएस्ट मतलब पीपल्स पार्टी पीटीआई इज द लार्जेस्ट पार्टी, जितना भी कर लें आप। सो फॉर पीटीआई लार्जेस्ट उनका सपोर्ट है। उनके लिए इमरान खान को गलत हटाया गया, अमेरिका के गुलामों ने हटाया, मिलिट्री से मिलकर, उनके लिए मैं भी नहीं मानता ये सारी बातें। तो जिन्होंने उनको हटाया मिलिट्री से मिलके, अमेरिका से मिलके, उनके फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल थे। तो वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलर बयानी के फॉलोअर्स हैं, वो आपके पास कैसे आएंगे? भाई मेरी बात सुनो, मैं तो जो बात जहाँ पे मुझे लगता है कि खान साहब की बात गलत है, जैसे ये आइन का जो अमेंडमेंट है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की पार्टी की बात दुरुस्त है कि ये एक तो ये असम्बली लेजिटिमेट नहीं है, लेजिटिमेटली इलेक्टेड नहीं हुई, और दूसरा कि पूरी बदनीयती पे सारे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि इनको अपनी हुकूमत रोकनी है, इसलिए ये कर रहे हैं। काजी साहब को लेकर आएंगे, जैसे ज़मीनुद्दीन को लेकर आएंगे। तो मैं ये भी समझता था कि साकिब निसार साहब भी गलत थे, मुनीब साहब भी गलत थे जब वो पार्टिजन हो गए थे, और मैं ये भी समझता हूँ कि काजी साहब भी गलत हैं क्योंकि ये भी पार्टिजन हो गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह या बाबर सत्तार ऐसे जो जजेस हैं कि जो अख्तर मिनल्ला, जिन्होंने मुझे जेल भेजा था लेकिन मुझे बेल भी दी थी, कि उस वक्त भी ये खड़े हुए थे ह्यूमन राइट्स के साथ, और आज भी खड़े हुए हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। और सियासतदानों में अगर समझो तो ये आज के पूरे सिस्टम को ख़त्म नहीं कर देंगे। जो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, जो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई जज सुन लेता है। अतर मिनल्ला wasn't he with Musharraf back in the day? नहीं, ही वाज, पर जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हाई कोर्ट के जज थे, तो मेरी जो बेल डिनाई करी थी वो भी ये थे, और जिन्होंने मुझे बेल दी वो भी ये थे। बट द थिंग इज कि वो दोनों मरतबा सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट फॉलो कर रहे थे। लेकिन ऐसे जजेस आपके पास चाहिए कि जो खड़े हो सकते हों और आपके साथ फेयर फैसला कर सकते हों। आई डोंट वांट एक साइड का पार्टिजन या दूसरी साइड का पार्टिजन। तो आपको ये भी नहीं कहना चाहिए कि साकिब ठीक था, और आपको ये भी नहीं कहना चाहिए कि गाजी ठीक था या है। आपको कहना चाहिए कि ऐसे जजेस होने चाहिए और ऐसा कानून होना चाहिए कि जो इंसाफ करे। और ये जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, जिससे एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना रहे हैं, कहीं पर भी कॉमन लॉ होता है, सलाउद्दीन आपके पास आए तो वो कॉमन लॉ होता है, वो नहीं होना चाहिए। ये जो कार्व आउट कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के एक्सेप्शंस फंडामेंटल राइट्स में, ये नहीं होना चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग जो कर रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस की, ये नहीं होना चाहिए। बट बियॉन्ड दिस आई लुक एट, मैं तो जज वकील नहीं हूँ, कि यार इनकी नीयत क्या है? नीयत तो साफ नहीं है इनकी। ये इसलिए तो नहीं कर रहे कि फैसले कोर्ट के जल्दी जल्दी आ जाएं। अगर आपको बेहतरी लानी होती है तो आप रात के 1 बजे तो नहीं लेके आते अमेंडमेंट्स, ये रात के तारीखी में तो नहीं लेके आते अमेंडमेंट्स। आप खोल के लेकर आते हैं कि ये लो यार शहजाद गयासी पढ़ो, 15 दिन तुम भी इसके ऊपर 2 पॉडकास्ट करो, 4 एंकर्स को भी दो, जाओ इसके ऊपर डिस्कशन करो, डॉन को भी बोलो 2 एडिटोरियल लिखे, न्यूज़ को भी बोलो 2 एडिटोरियल लिखे, जंग भी इसके ऊपर आधारियल लिखे, और उसके बाद हम एक फाइनल करके दस्तावेज लेकर आएंगे कौम के सामने। आप तो ये नहीं कर रहे। तो ये लेकिन मेहनती है, रात के 1 बजे काम करें। पिछले वाले तो फ़ोन कॉलें हो रही थी जो हमने बाद में सुनी। मैं आपको बताऊँ, देखें ये एक ज़माने में इसको इमरानी मुआहदा कहते, तो उस दिन मैंने कहा तो लोगों ने कहा यार ये तुम ये क्या कर रहे हो। तो अब मैं समाजी मुआहदा कहता हूँ। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन समाजी मुआहदा है। हुकूमतें पाकिस्तान में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल चलती हैं, ठीक है। शहबाज साहब की हुकूमत 3 नहीं तो 5 साल चल जाएगी, ठीक है। आइन थोड़े अरसे तक रहता है, वो भी मतलब ठीक। तो पॉइंट इज कि आइन को इतना तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए, और कंसेंसस से आइन को कंट्रोवर्सियली आइन को अमेंड नहीं करना चाहिए, कंसेंसस से करना चाहिए। तो मेरी तो गुजारिश है हुकूमत के लोगों से और सब लोगों से कि यार थोड़ा हल्का हाथ रखो, थोड़े ठंडे दिल से सोचो। अगर कोई एक आध चीज़ करनी है तो कर लो, लेकिन ये पूरे आइन के सिस्टम को ख़राब कर दोगे, सुप्रीम कोर्ट को आप एक ग्लोरीफाइड सेशन कोर्ट्स बना देंगे, ये नहीं होना चाहिए सीरियसली। आई थिंक इट्स रियली सैड कि वी आर एंड व्हाट द पॉलिटिकल पार्टीज डोंट अंडरस्टैंड, एंड आई एम सरप्राइज्ड, और मे बी परहैप्स आसिफ जरदारी साहब अंडरस्टैंड, क्योंकि जरदारी इज़ पॉसिबली द क्लेवरेस्ट ऑफ दिस पॉलिटिशियंस, कि ये जितनी रस्सी आप दे रहे हैं ना, ये आपके गले में है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मीटिंग कैसी हुई? अच्छी मीटिंग हुई है, मौलाना साहब से बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। मौलाना साहब भी इस बात को समझते हैं, लेकिन मौलाना साहब का ये है, मौलाना साहब ने हमको बुला लिया उस दिन कि अभी अभी आ जाओ। हमने मौलाना साहब से कहा था कि हमको किसी और बारे में आपसे बात करनी है, कल आना है, तो बोला नहीं अभी अभी आ जाइए। तो फिर मौलाना साहब से बड़ी बात, आसानी से जा सकते हैं, आपकी अपनी एयरलाइन है। अब तो हम तो वहीं पे बैठे, नहीं हम तो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे।
तो मैं और शाहिद भाई, मैं इस्लामाबाद, मैं एक्चुअली लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा और मैंने शाहिद भाई को कहा यार वो फ़ोन करें मौलाना साहब से, कल मिल लेते हैं, फिर मुझे जाना भी है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि यार हम कल मिलेंगे, बोला नहीं अभी अभी आ जाइए। तो हम चले गए। तो हमारे पुराने दोस्त हैं अनवार काकड़ साहब, वो भी बैठे थे और सरफराज बुख्ती साहब भी बैठे थे। थोड़ी सी हमारी उनसे भी न्याजमंदी है, तो उनके साथ भी बैठे रहे, फ्रूट खाते रहे। तो काफ़ी देर बैठे रहे। मौलाना साहब को भी इस बात का अंदेशा था कि बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हो जिसका हमको पता नहीं है। तो उनका भी ये ख्याल था कि उजलत नहीं करनी चाहिए। और हमने जो सिर्फ, और इस पर हमारी बात नहीं हुई, जो हमने एक मशवरा दिया शाहिद भाई ने मौलाना को, वो ये मशवरा दिया था कि मौलाना इसमें उजलत नहीं करनी चाहिए, पहले कॉन्सिक्वेंसेस समझ लो कि क्या चेंजेस हैं, कि तो मतलब देयर इज़ अ लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि वो मतलब पता नहीं किधर किधर चेंजेस हो जाएंगे, तो वो फिर आदमी को सोचना चाहिए। सो इसमें आई थिंक कि पीटीआई की जो मौक़िफ़ है कि हमसे शेयर करा जाए और हमसे बात करी जाए, वो आई थिंक गलत नहीं है। तो इसमें इतना अच्छा मौका है, आपकी इतनी क्लैरिटी है, तो हम क्यों अवाम पाकिस्तान को होटल रूम कॉन्फ्रेंसेस वाइट पेपर्स में देख रहे हैं? जाएं वहाँ के साथ प्रोटेस्ट करें, क्यों नहीं कर रहे आप? किस बात पर प्रोटेस्ट करें? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हम अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। हमने एक तो अगेन वाइट पेपर हमने निकाला था ख़वातीन के ऊपर, ख़वातीन के एम्पावरमेंट पे। जो पहला वाइट पेपर हमने अपना निकाला था वो ख़वातीन के ऊपर निकाला था, और हम ये 12, 13, 14 निकालेंगे हर 15 दिन, महीने के अंदर, ओवर द नेक्स्ट ईयर और सो, ताकि हम एक डॉक्यूमेंट हो जाए कि हमें क्या करना है जब हम, अगर हम कभी हुकूमत में आते हैं। इस वक्त हम हमने पिछले हफ्ते मौलाना साहब के मिलने के बाद भी हमने इस्लामाबाद में भी एक मीटिंग करी थी, जहाँ पे हमने कुछ दानिश्वरों को बुलाया था, कुछ मजहबी लोगों को बुलाया था, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया था, रिटायर्ड, कुछ जनरलों को रिटायर्ड को बुलाया था, कि मुल्क इस जमूद में है, सियासी जमूद में, इसका कोई हल निकालो। अच्छा, कमाल पता है क्या है कि इस वक्त कोई रोड पे नहीं है, कोई मारामारी रोड पे नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुल्क में सियासी जमूद है। वो इसलिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको आपने बाहर रखा हुआ है, और जो जिसको आपने पार्टी को पावर दिया हुआ है उसके पास 20 सीटें नहीं थी या 20-22 सीटें थी। ठीक है, तो आप बोलते हैं यार वो भी अपने शैडो से डरते हैं, ये भी मतलब अजीब एक कैफियत है ना। तो कोई ना कोई इसका हल निकालना पड़ेगा। यू हैव पाकिस्तान आर्मी हैज़ अ जेन्युइन ग्रीवियंस अगेंस्ट पीपल्स पार्टी और पीटीआई कि यार इन्होंने 9 मई को बहुत ज़्यादती करी है। ठीक है, पीटीआई हैज़ अ जेन्युइन ग्रीवियंस कि यार हम इलेक्शन जीत गए थे, हमको हटाया गया है। अब कहीं ना कहीं आपको पास को पीछे छोड़ना पड़ेगा और आगे मूव होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं यू हैव टू फाइंड समथिंग कॉमन। नहीं करेंगे तो और हो सकता है कि इससे कुछ और खुदा न खास्ता लड़ाई हो और व्हाटएवर और ख़राबी हो, लेकिन एज पाकिस्तानीज़ वी थिंक कि वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। सो हमने एक इस्लामाबाद में ये मीटिंग करी, हम कराची में भी करेंगे, लाहौर में भी करेंगे। हम थोड़ा आम लोगों से मिल रहे हैं कि यार इसका कोई रास्ता तो बताओ, कोई हल तो निकालो, फिर इंशाल्लाह कोई हल निकलेगा। अभी हमारी पार्टी उधर नहीं पहुंची। हमने बिजली की बिल जो है मेरा देख के मुझे इलेक्ट्रिक पे आपने प्रोटेस्ट, वो बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा इसी महीने मार रहा था ना। ये अमेंडमेंट तो अगले 20 साल हमको तकलीफ देगा लेकिन इसमें इलेक्शन से पहले शायद काकान अब्बासी साहब आए थे पॉडकास्ट पे, उनसे मेरी थोड़ी डिबेट हो गई। उन्होंने बोला सारे लीडर्स को बैठ के रूल्स ऑफ द गेम, मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद जो आवाम जिसको वोट देगी वो डिसाइड करेगा। उन्होंने बोला आप कर लो, फिर देख लेना अगर फिक्स हो जाता है इस चीज़ से। तो ही वाज राइट दैट, बट देन अगेन उसमें भी वही मसला है ना कि अगर बैठने के लिए ही नहीं तैयार, अगर इमरान खान कहते हैं मैं बैठूंगा सिर्फ आसिम मुनीर से बात करूंगा, इनसे मैं बात ही क्यों करूं, तो फिर वो कैसे बनेगा? वो ये तो सब कहने की बातें होती हैं, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, बात तो कभी होती नहीं है, टेबल पे तो बात होती नहीं है। ये जो बातें होती हैं तो पीछे हो जाती हैं। जब खान साहब की पीछे से बात होनी होगी तो खान साहब का कोई करीबी सलमान अकरम राजा या गौहर खान या असद कैसर या कोई भी इनमें से 2-3 समझदार लोग जो हैं वो उस तरफ के कोई 2-3 समझदार लोगों से बात करके कुछ ना कुछ तय कर लेंगे। लेकिन या कोई बीच में कोई मीडिएशन का रोल अदा करे। देयर आर आल्सो इश्यूज अबाउट ट्रस्ट, दैट्स द मेन इशू। It's two graves, नहीं one grave two men वाली सिचुएशन आई ना अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक देखें एक चीज़ जो है ना कि जो गेम थ्योरी में कहते हैं ना कि एक तो जीरो सम गेम होती है कि मेरा जितना नुकसान है उतना ही आपका फ़ायदा है, या जितना आपका फ़ायदा है इतना मेरा नुकसान है। एक ऐसा आउटकम होता है जो बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं कि आप जब ख़रीदो फरोख्त करते हैं कि दोनों अपना फ़ायदा समझते हैं। अगर मैं एक
50 रुपए का बर्गर खरीदता हूँ तो बर्गर की दुकान वाले ने भी प्रॉफिट किया है और मुझे भी 50 रुपए वो वारे में आता है खर्च करना कि मुझे भूख लगी है, मेरा पेट भर जाएगा, एंड आई थिंक दैट्स अ बेटर अल्टरनेटिव फॉर माई मनी। तो ऐसी कोई इनको चीज़ निकालनी होगी कि जिसमें दे आर बोथ बेटर ऑफ, तो अब वो कोई ना कोई चीज़ निकालनी होगी। सर लोगों ने 300 सवाल पूछे थे जिसमें से 150 कोकोमो के वाले हैं वो छोड़ देता हूँ, वो छोड़ दीजिए। व्हाई डोंट वी टारगेट एंड बिकम, वैसे मतलब ये कोकोमो अब भी बेहतरीन बिस्किट है। और मुझे आज मेरे बेटे ने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कंबोडिया में एक आदमी हमसे, कोई मिस्टर जो भी नाम था उसका, वो 2 महीने में एक 20 फुट का कंटेनर लेता था। इस महीने इसने 2 40 फुट के कंटेनर लिए हैं और बोल रहा है कि 1 जनवरी से इंशाल्लाह महीने के 4 40 फुट के कंटेनर लूँगा। तो कोकोमो इंशाल्लाह हम न सिर्फ कंबोडिया में भी बेच रहे हैं, लंदन में तो बेचते हैं और दूसरी जगह पे। यहाँ पे तो सबकी शिकायतें थी कि कम होती जा रही हैं, चॉकलेट भी श्रिंकफ्लेशन हो रही है। हाँ वो तो है। ये वैसे आपको अगर अवाम में जाना है ना, आप एक श्रिंकफ्लेशन समझाएं कोकोमो के थ्रू, काफ़ी पॉपुलर। कोकोमो आपका आइडिया था? नहीं यार, असल में ये बिस्किट नाम मेरा आइडिया था यार, जो मुझे सबको हर सक्सेस हैज मैनी फादर्स ना। तो लेकिन बिस्किट हमने ये कंपनी खरीदी थी, एक जापानीज कंपनी होती थी इधर मेजी, उससे। तो इसको पहले चोकोचम बोलते थे, फिर हमने इसको कोकोमो नाम कर दिया क्योंकि उनका वो ट्रेडमार्क नाम था। व्हाई डोंट वी टारगेट एंड बिकम मास्टर्स इन 2-3 इंडस्ट्रीज? What 2-3 industries? वही तो आप बताएंगे ना कौन सी टारगेट कर सकते हैं। So government cannot really choose winners. ओबामा ने कुछ कंपनीज को पैसे दिए, वो बैंकरप्ट हो गए, ट्रम्प ने इंसेंटिव्स दिए, वो कंपनियां कामयाब नहीं हुई। लेट द मार्केट डिसाइड दिस। टेक्सटाइल इज वन थिंग, यहाँ पे अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट आसान कर देना तो चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया के हालात चेंज होते रहते हैं, आजकल मिसाल के तौर पे गारमेंट्स का बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब लोगों को रस लग रहा है बांग्लादेश, तो गारमेंट्स पाकिस्तान में चलना शुरू हो गए। सो यू कैन नेवर, आई मीन अभी 6 महीने पहले 8 महीने पहले कोई ये तो नहीं सोचता था कि पाकिस्तान में गारमेंट्स चलेंगे। वो लोग बोलते यार गारमेंट्स बनाना तो इंडिया चले जाएगा, वो बांग्लादेश चले जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं। वियतनाम में कोई बड़ा फ्लड आ जाता है, पाकिस्तान में फ़ायदा हो जाता है। गवर्नमेंट शुड नॉट बी डूइंग पिकिंग विनर्स, लेट दिस ऑर्गेनिकली कम। बट टेक्सटाइल इज़ वन थिंग, या वेर एवर वी हैव चीप अनस्किल्ड लेबर, वो हम कर सकते हैं बेहतर। कोई इस तरह इंडस्ट्री नहीं है जहां हम सोच सकते हैं कि यार हमें कोई नेचुरल कंपेटिटिव एडवांटेज हो, हमारा क्लाइमेट वेदर अच्छा हो, जहाँ पे हम थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें? चीप अनस्किल्ड लेबर हो, चीप अनस्किल्ड लेबर, वो हमारा एडवांटेज है। बस अवाम पाकिस्तान जो है ना हमारे पास, बस वही है। हाउ टू सेव योर एसेट्स फ्रॉम डिवैल्यूएशन? यू कांट। यू कैन एज एन इंडिविजुअल क्या करूं मैं? देखिए, एक तो स्टॉक मार्केट में आदमी रख लेता है, उसके अंदर भी चीज़ें बढ़ती रहती हैं। आप मनी मार्केट फंड्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट्स रख लेते हैं, उसमें भी पैसे बढ़ते रहते हैं। एक ज़माने में कुछ 1-1.5 साल पहले डॉलर वाज अ गुड इन्वेस्टमेंट, नॉट नाउ एनी मोर। मुझे ऐसा लगता है कि 6-8 महीने बाद जब थोड़ा इंटरेस्ट रेट और कम हो जाएगा तो प्लॉटों की वैल्यू बढ़ेगी। सो देयर आर वेज टू डू इट। रियलिस्टिकली हैज़ द पाकिस्तानी इकोनॉमी रीच्ड द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न? नो। पाकिस्तान तो देखें ना, अब IMF का प्रोग्राम हो गया तो यू हैव अ 3 ईयर ब्रीदर। ये अगर करेंगे नहीं, लेकिन अगर ये कर लें रिफॉर्म्स तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। मतलब इतना बड़ा मुल्क है, हिंदुस्तान हमसे आगे, बांग्लादेश हमसे 40% पर कैपिटा GDP में आगे हो गया। तो देयर इज रेस टू, आई मीन हम तो इतने गरीब हैं कि बड़ा आसानी से बढ़ सकते हैं। लेकिन मतलब गरीब भी हैं तो बेवकूफ़ भी हैं। एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। बदतमीज नहीं है, बदतमीज एक तो गरीब है ऐसे। कुछ हम वी कीप टॉकिंग अबाउट लंदन में ये हो रहा है, ये हो रहा है, हम बात भी नहीं करते बांग्लादेश में ये हो रहा है। भाई कॉपी कर लो, हमें समहाउ लगता है कि नहीं बांग्लादेश थोड़ी है, हम तो अमेरिका हैं। अब तो खैर मतलब व्हाट इज द फ्रेमवर्क टू मिटिगेट और एलिमिनेट एलीट सब्सिडीज? 2 election cycles and free and fair election cycles, and 2 election cycle आ जाती हैं तो सब चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। लेकिन लोकल गवर्नमेंट एम्पावरमेंट होना चाहिए। सो यू हैव मैनी सेंटर्स, हर डिवीज़न के अंदर इतना पावर होना चाहिए कि डिवीज़न का मेयर या डिवीज़न का इलेक्टेड कमिश्नर या मेयर हो, वो पावरफुल हो जाए। अभी तो ये है कि 2-3 लोगों की या ख़ानदानों की इजारादारियाँ हैं। 73 के आइन में आपका एक वफाक की इजारादारी थी। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में, पंजाब में और KP में एक जगह एक पावर सेंटर की इजारादारी है। वो बिल्कुल पावर नहीं छोड़ते अपने हाथ से, तो नीचे कहीं पर भी पावर नहीं जा रहा। अब जब अगर आपके पास 37-38 डिवीजन्स के अंदर पावर आ जाएगा तो यू विल गेट दीज इंटरेस्टिंग मेयर्स, न्यू पीपल कम अप। देखें अभी बलूचिस्तान में ये लोग, नए यंग लोग आए हैं, मारंग बलोच भी आई है। वो लड़का है उनका, उस्मान काकड़ शहीद का क्या नाम है, खुशहाल काकड़। तो नए लोग आए हैं, सो नए लोग निकलेंगे। आप करवाएं, लोकल गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी दें, वो डिलीवर करके देंगे तो ऊपर आ सकेंगे।
तो will Awam Pakistan reach out to people like Maharang Baloch? Awam Pakistan will reach out to every Pakistani. What are the key reforms he will undertake if he's given another chance at the finance ministry? मैं कोशिश करूंगा कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ना पाऊंगा। बड़ी थैंकलेस जॉब क्या और क्या है प्राइम मिनिस्टर पे आपकी नजरें और आपके पास क्या ऑप्शन है? कुछ भी नहीं, जरूरी तो नहीं है ना। मैं मतलब मैं वैसे बताऊं, मेरे जिंदगी का शौक गवर्नर सिंध बनना था यार। कुछ करने को नहीं होता, गार्डन इतना अच्छा है जिसी को इंतजार नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं अब भी ये समझता हूं कि हम अगर हुकूमत की साइज़ को छोटा कर दें, NFC अवॉर्ड करें, हुकूमत की साइज़ को छोटा करें, सूबों को ऑटोनॉमी दें, लोकल गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी दें और स्कूलों को कॉलेजों को बेहतर कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाए। मेरा एक्चुअली सच्ची दिल ये है कि मैं फूड सिक्योरिटी का वजीर बनूँ। एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना वो वफाक में कुछ नहीं करता है। एजुकेशन मिनिस्टर वफाक में कुछ नहीं करता, सूबों में एजुकेशन होती है, उधर आपको रिफॉर्म्स करने। बट आई वुड रियली लव टू बी फूड सिक्योरिटी मिनिस्टर बिकॉज आई थिंक एग्रीकल्चर के अंदर वी कैन रियली डू वंडर्स। What should be the answer to an educated lower middle class person who says that basically वो पूछ रहे हैं कि जो गरीब लोग अगर कहते हैं यार मैं क्यों टैक्स दूं, कुछ भी नहीं मिल रहा, उसको क्या जवाब देंगे आप? क्यों दे टैक्स? हो बड़ा मुश्किल सवाल है। सच्ची बात है कि देखें मैं सीरियसली बताऊं, हमारा मुल्क गरीब है ना, लेकिन हम अपनी गुर्बत से ज़्यादा तकलीफ में रहते हैं। हम जिंदगी कुछ चीज़ें होती हैं कि जो चलो अच्छे रोड्स, अच्छे हाईवेज आपको पैसों से आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना, सोच की आज़ादी तो आपको गुर्बत में भी आ सकती है ना। लेकिन आप सोचें कि हमारी हुकूमत कितनी है बुरी और गवर्नेंस कितनी बुरी, हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ मैं, कि गर्मियों में आपके पास ठीक तेज़ गर्मी के अंदर आपके यहाँ लोड शेडिंग होती है, सर्दी के अंदर आपके यहाँ गैस ख़त्म हो जाती है, सारा साल पानी नहीं आता है कराची में तो ठीक है। रोड रास्ते को छोड़ दें, कोई फैसिलिटी नहीं है, बंदा मर जाता है ना पाकिस्तान में तो कब्र ढूंढना भी एक अजाब है, अल्लाह की कसम। मतलब सीरियसली इट टेक्स अ वाइल। खानदान वाले भाग रहे होते हैं यार, कोई कब्रिस्तान में कुछ कर ले, कोई यहाँ से कब्र मिला ले, वहाँ से। वी मेक लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर आवर सेल्व्स, वी मेक लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर आवर पीपल। अब देखें आप, इंटरनेट का ये हाल है कि जो आज से 15 साल पहले मैं जब लाहौर से इस्लामाबाद जाता था तो हाईवे पे कहीं वो ड्रॉप हो जाता था, मोटरवे पे वो अब वापस होने लगा है। अगर मैं आपसे फ़ोन पे बात करूं तो 1-2 मरतबा, अगर 5-10 मिनट बात करूं तो 1-आध मरतबा फ़ोन ड्रॉप हो जाता है। हम अब पीछे जा रहे हैं, सीरियसली हम मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। सो वी कैन मेक थिंग्स ईजी। अब एक सामाजी माहिदा होता है, इमरानी माहिदा होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके तहत हम एक आदमी को कहते हैं कि यार तुम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमको दे दो। मैं और शायद साथ समझते हैं कि 10-15% से ज़्यादा टैक्स रेट नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट टैक्स रेट सैलरी के ऊपर, लेकिन तुम अपनी, और हमने ये कर भी दिया था, तुम हाईएस्ट सैलरी के ऊपर 10-15 से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख रुपए तक तो टैक्स एग्जेम्प्ट होना चाहिए, उसके बाद 15% से ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में कोई देता नहीं, वरना ना कि ये आप टैक्स रेट रखें, उसके बाद जो है ना आपको हुकूमत उसके हिसाब से कुछ दे ना। जब हुकूमत आपसे कह रही है कि मैं आपसे 40% टैक्स लूँगी, तो क्या सचमुच 40% का कुछ देती है आपको हुकूमत? क्या उस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे को इन्होंने डिसेंट स्कूल दिए जहाँ पे वो कुछ सीख के आती है या सीख के आता है उसका बच्चा? सो मैं किस स्ट्रेट फेस से उसको बोलूँ कि यू शुड बी पेइंग टैक्सेस? यस, इट्स लॉ एंड आई एम नॉट कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल जला दो और ये बेवकूफ़ी करो, लेकिन जो इनका सवाल है ना, वही सवाल ये है कि यार आई एम पेइंग दिस टैक्सेस एंड आई विल कंटिन्यू टू पे दिस टैक्सेस, व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ द बार्गेन? कि मैं तो मेरे पैसे दे रहा हूँ, क्या तुम मिफ्ता इस्माइल या तुम्हारी हुकूमत या कोई भी हुकूमत जो है, क्या हुक्मरानी मुझे हुकूमत कुछ दे रही है? क्या मुझे प्रोटेक्शन दे रही है? क्या मैं कराची से खैबर तक किसी थाने में FIR कटा सकता हूँ बगैर पैसे दिए? क्या मैं पुलिस वाले को रास्ते में देखता हूँ तो ये समझता हूँ कि ये मेरा मुहाफिज है, या मुझे लगता है कि यार ये भी रोक लेगा और पीछे 100-200 रुपये देने पड़ेंगे? ठीक है, जब मुझे कोर्ट से इंसाफ मिलेगा या मुझे पटवारी से मेरा कागज़ आसानी से मिलेगा, मतलब ये अब आप ये फैसिलिटी नहीं देते तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब ये जो सवाल है ना इनका, ये लम्हा फ़िक्रिया है हुकूमत के लिए। मुझ जैसे लोग जो हुकूमत में काम कर चुके हैं, जो सियासत में काम करते हैं और जो आज हुक्मरान हैं, इन सब के लिए कि यार तुम क्या देते हो? तुम कोई अच्छी पुलिस भी दे सकते हो कि किसी को सलाम करे, किसी बुढ़े आदमी को या किसी माई को, औरत को, तो वो भी नहीं हो रहा। What
How could PTI cause so much economic destruction in 3.5 years, which known geniuses cannot fix in 2.5 years? Is Noon competent to run Pakistan? The Noon competent to run Pakistan? The answer is no. Okay. Noon के अंदर जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग थे वो बेचारे यार साइड लाइन हो गए या छोड़ के चले गए, ठीक है. लेकिन देखिए, नॉट एवरीथिंग इज PTI's फॉल्ट, ठीक है. जो अब मैं तो ये कह चुका हूँ कि ज़रा करेंसी इश्यूज जो थे, लेकिन असद उमर साहब ने थोड़ी देर कर दी, 1 साल लगा दिया, वो बिल्कुल थी. फिर उसको बाद जब उनको ये चांस मिला था कोविड के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा खोल दिया, टर्फ इन्होंने कर दिया. उसके बाद वापस जब हफीज़ शेख पट्टे पे ला रहा था, फिर आप हफीज़ शेख को हटा के वो लेकर आ गए. खान साहब वो पॉपुलिज्म के मोड से नहीं निकले. जो दूसरी खान साहब की जो मसला था वही था कि ये समझ रहे थे कि मैं अपने दुश्मनों को जेल में डाल दूंगा और करप्शन की बातें करता रहूँगा तो मुल्क चल जाएगा. और सचमुच ये सोच रहे होंगे मेरे ख्याल से कि सिर्फ नवाज शरीफ को और इसकी टीम को जेल में डालने से मुल्क सही हो जाएगा. मुल्क इसमें मसले बहुत सारे थे. नवाज और करप्शन की वो बातें करते थे, लेकिन उनको जो था ना वो दूर की नज़र ज़रूर थी, लेकिन करीब की नज़र ख़राब थी उनकी. सो ही कुडंट सी people around him, but he could only see far away people. और वहाँ पे शायद वो सही नज़र नहीं दिख रहे थे. And everybody told him. What is the difference between the Nawaz he joined and the Nawaz he left? ये अच्छा सवाल है. Okay. I said ना कि PMLN, एक तो first of all, I actually have huge respect for Mian Nawaz Sharif. I really do. But the PMLN I joined had moral clarity. लेकिन कराची में कोई सियासत में नहीं जाते. तो कोई अच्छे लोग, कोई किसी बिजनेस फैमिली के लोग नहीं जाते हैं सियासत के अंदर कराची में, ठीक है. जब मैं गया तो लोग बोले थे ये तो क्या कर रहा है. बट सीरियसली मुस्लिम लीग वाज स्टिल एक्सेप्टेबल इन द वे दैट MQM वाज नॉट एट दैट पॉइंट, राइट, 2009-10 में. But I really liked Mian Nawaz Sharif and I thought his policies were good. And Muslim League had a moral clarity. Okay, we will do a certain things, but there are certain things we will not do. Of course, they were doing politics, but ye kuch lines they will not cross. I think that moral clarity has been lost. ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ डिफरेंस पे डालना एमी फेस सेविंग है, मिले हुए हैं, या वाकई जो शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ हैं वो नवाज शरीफ से अलग हैं और नवाज शरीफ खुश नहीं हैं? I mean, you've known the man. Yeah, I've known both the gentlemen. You know, what would your मुझे seriously मियां नवाज शरीफ की 9 फरवरी की स्पीच से हैरत हुई. मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ. जब उन्होंने मुझे हटाया था तो भी मुझे उस दिन भी हैरत हुई कि मियां साहब का इस किस्म का एटीट्यूड होगा, लेकिन चलो उसको भी छोड़ दो. लेकिन जो नवाज शरीफ साहब की 9 फरवरी की स्पीच थी, मुझे बड़ी हैरत हुई कि मियां साहब विल क्लेम विक्ट्री व्हेन इट वाज़न्ट. I don't know यार, मतलब मैं seriously, I mean, I'm disappointed in Noon. I think they were a better party than what they've become. I think इसीलिए वो जो 2017 1 पेजर्स है ना, मैं उन पे ज़्यादा तनकीद इसलिए करता हूँ कि यार किसी तरफ पाकिस्तान जा रहा था, एक और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते. यू जस्ट ड्रैग्ड, इवन लोगों में जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई थी उनको भी आपने ड्रैग करके वापस 90s का PMLN बना दिया. सो इट्स जस्ट डिसअपॉइंटिंग. मीन रिवर्जन इसको बोलते हैं, रिवर्जन टू द मीन. या आई थिंक वो, आई गेस उनको ऑप्शन ये था कि भाई जेलों में सड़ो या तो प्राइम मिनिस्टर बन जाओ. उन्होंने बोला जी सर, थैंक यू वेरी मच. लेकिन मतलब खैर anyway. How does Awam Pakistan plan to campaign, especially as the PMLN seems to be consolidating the centre-right vote and slowly instituting reforms with Mohammad Aurangzeb? How do they plan to survive in the realm of constituency politics? यार ये आदमी जिसने सवाल लिखा है ना, उसको तो बोलो भाई तू तो हमारे साथ आ जा. इतना समझदार आदमी है. ये जो भी लिख रहे हैं प्लीज कॉन्टैक्ट. नहीं, बट सीरियसली देखें, वी थिंक के मोहम्मद औरंगजेब विल नॉट बी एबल टू डू एनी रिफॉर्म्स. शहबाज शरीफ विल नॉट लेट हिम. ठीक है, मुझे तो थोड़ा सा पता भी अंदर की चीज़ें कि वी विल नॉट लेट हिम. ये शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं कर सकेंगे रिफॉर्म. इनके पास की बात ही नहीं है. जिन्होंने 24% जारी अखराजात बढ़ा दिए, जिन्होंने इतना PhD बढ़ा दिया, इनका रिफॉर्म हम ये बातें ज़रूर कर लेंगे, लेकिन बातें ही करेंगे. किसी ने पूछा हुआ है मैनिफेस्टो के बारे में 10 पॉइंट्स का एक बहुत अच्छी स्पीच दी है मिफ्ता भाई ने रिसेंटली, वो जाकर देख लें in case you want to add something. मैं वो पिछले वाले सवाल पे इतनी सी बात कर दूं कि मैं अब भी ये समझता हूँ
कि वोट जो है ना वो कैरेक्टर पे इंशाल्लाह देगी अवाम। हर पाकिस्तान का इलेक्शन एक उस पर नहीं होता। 8 का इलेक्शन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत पे हुआ था। 13 के इलेक्शन में बिजली के ऊपर बात हुई थी। 18 का इलेक्शन खान साहब ने करप्शन पे वगैरह पे अकाउंटेबिलिटी पे करवाया। 24 का इलेक्शन फिर एकदम इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट पे हुआ है। हम ये समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा 28, 29, 30, 31, 32, जब तो भी किसी को नहीं पता जब भी होगा इलेक्शन, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे होगा कि इस मुल्क ने अब इस मुल्क के अवाम को क्या दिया है, खाली कुछ दिया भी है कि नहीं दिया। और हम समझते हैं कि हमारे पास वो कैरेक्टर और इंटेग्रिटी है कि मुल्क के सामने ये खड़े कर कैसे लोग कह सकते हैं कि ये आएंगे तो कुछ अवाम का बेहतर करेंगे। इनको इस बात का शऊर भी है और शर्म भी है इनकी आंखों में। तो जब आप हमको कह रहे थे ना कि आप तो मालदार लोग हैं, लोग मुझे कहते हैं, बोलता हूँ बिल्कुल हैं, पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पूरी मनी ट्रेल के साथ हैं। वो पाकिस्तान में कोई नहीं बता सकता, अगले साल भी इलेक्शन हो सकते हैं, हो सकता है ये 2024 का पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन हो, खुदा ही जाने। वाई नून लीग मेक्स लाइफ्स ऑफ सैलरीड क्लास हेल एवरी टाइम दे कम इनटू पावर। हैं ही वही बेचारे जो टैक्स देते हैं, उन्होंने बोला इनसे ही और लेते रहो। गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में बेचारे। अब क्या करें यार, सैलरी क्लास जो है ना वो 17 के अंदर 18 के बजट में मैंने और शायद ने ये कहा था कि लाख रुपए फ्री, फिर 5, 10 और 15% टैक्स था कि 15% के ऊपर हम किसी से टैक्स नहीं लेंगे। और मैं सैलरी क्लास का तो बेचारे फंसे हुए होते हैं, उनके तो तनख्वाह कट के टैक्स आ जाता है। मैं असल में सोच रहा था जोड़िया बाज़ार के ट्रेडर का, कि जो 3 करोड़ रुपए कमाता है साल का और टैक्स देने की बहुत ज़्यादा उजलत या टैक्स देने की बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करता। तो मैंने कहा यार वो 3 करोड़ रुपए कमाता है ना, उसको मैं कहता हूँ कि 45 लाख रुपए तुझे टैक्स देना पड़ेगा 15%। वो 45 लाख रुपए दे देगा। अब उसके पास 2 करोड़ 55 लाख रुपए बच गए, और वो घर में इज्जत से बैठेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा इसको। तो मैंने कहा यार ये जो है ना वो, और ये मतलब इन आई कैन थिंक ऑफ मेमन सेट्स सिटिंग इन जोड़िया बाजार, दूध इंपोर्ट कर रहे हैं, दीगर चीज़, और ये 3 करोड़ से बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन कि वो सब देना शुरू कर देंगे, नॉट जस्ट मेमन सेट्स यार, मतलब बहुत सारे मियाँ साहब, टिन्योटी मियाँ साहब, ये सब आ जाएंगे टैक्स नेट में। तो मैं उनको टैक्स नेट में लेके आना चाह रहा था, इंसेंटिव देके कि 15% पे आ जाओ। और 15% से ज़्यादा मैं कुछ देता नहीं हूँ इनको। जो फिनलैंड के अंदर अगर 40% टैक्स होता है तो क्रेडल टू ग्रेव सर्विस होती है। यहाँ पे तो क्रेडल में भी मसला है और ग्रेव में भी मसला है। Yeah, if his party is different from the existing ones, it means he will not surrender or make a deal with the establishment. But how will he achieve this? यार बस नहीं कर, मतलब ये नहीं करेंगे, घर बैठ जाएंगे। देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखिए मैं शाहिद साहब क्या कहते हैं, शाहिद साहब ये कहते हैं कि आज भी ये जजेस हुए या MNAs हुए या जो भी है, कि या 3 साल की नौकरी है या इज्जत है, चूज, एंड वी नो वेयर पीपल हैव चोजन। हम इज्जत को चूज करते हैं, नहीं करेंगे नौकरी। Don't you think Pakistan's economy is somewhat on the right track? Ministers seem pretty serious, exceptions exist, but perfection is impossible when facing problems from both the establishment and PTI supporters. They are absolutely not facing any problem from the establishment. Establishment इतनी helpful है जितनी कि कभी भी हो सकती है, ठीक है? So that's not true. But they are, I mean things are getting right on the track. मतलब IMF से एग्रीमेंट खुदा न खास्ता अगर नहीं होता तो यू अंडरस्टैंड ना कि आज इधर मतलब डॉलर का क्या होता और स्टॉक मार्केट का क्या होता और इंडस्ट्री का क्या होता। तो ये अच्छी अचीवमेंट है। औरंगजेब इज़ अ गुड मैन, आई थिंक हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस। ये कर नहीं सकेगा रिफॉर्म, नॉट कि ये नहीं चाहता है, लेकिन इसका बॉस नहीं मानेगा। लेकिन इस वक्त जो है वो मैशत में बेहतरी आई हुई है। Miftah's family business industry, namely Ismail Industry, has challenged in Sindh High Court the recovery of gas infrastructure development and is holding government money. He has been the finance minister. Was not it a conflict of interest for holding the portfolio and challenging large public money? मेरे ख्याल से GIDC का अगर कोई केस किया होगा मेरी कंपनी ने, तो मेरी कंपनी ने अकेले नहीं किया होगा, 200 कंपनियों ने सिंध के किया होगा, जिसके अंदर हमने भी मतलब अपना नाम लिखाया होगा। उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अगर मतलब मैं उस पर क्या असरअंदाज हो सकता हूँ सिंध हाई कोर्ट के ऊपर। What are the plans for unemployed youth? There is no employment opportunities. Everyone can't be a freelancer or YouTuber. मुझे जलील करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ सवाल पूछा जा नहीं इसके सवाल इसके एकदम सही है। इस सवाल में मतलब वो ये कहना चाह रहे थे
यार अगर शहजाद रियाज भी, मैं इस कैमरे की तरफ देख के कहता हूँ, क्योंकि शहजाद भी बन सकता है तो फिर तो कोई भी बन सकता है। मैं ही तो इंस्पिरेशन हूँ, टैलेंट की तो जरूरत नहीं है ना। ठीक है, बगैर टैलेंट के आदमी बन सकता है, ठीक है, बगैर टैलेंट के यही बन सकता था, तो मैं यही बन गया। तो नहीं, लेकिन यू राइट कि सब यूट्यूबर्स नहीं बन सकते, और सब फ्रीलांसर्स भी नहीं बन सकते, लेकिन क्या बन सकते हैं? देखिए यार, हालात बहुत बुरे हैं मुल्क के, इसमें कोई बहस नहीं है कि मुल्क के हालात बुरे हैं, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी आएगी। इस वक्त अगर कोई नौजवान है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो थोड़ा सा पढ़ लिख लेना, जो भी काम कर रहा है तो वो पढ़ लिख ले अच्छा, और अगर उसने डिग्री ले ली है तो भी वो जो पढ़ा वाला नहीं भी है तो फिर थोड़ी सी किताबें पढ़ ले, किसी एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ कर ले, कोई 6 महीने का कोर्स कर ले, कोई एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ कर ले, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। आज के दौर में जहाँ पे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ सुकड़ रही हैं, वहाँ दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुल गई हैं। सो आपको मतलब सीरियसली, मतलब अगर आप डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या अगर आप कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, तो आपको किसी अमेरिका की आर्किटेक्चर फर्म में नौकरी मिल जाएगी, आप यहाँ पे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग करके भेजा करें, तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। और जो लोग यूट्यूबर बन गए उनसे सीख लें, अगर ग्राफिक डिज़ाइन सीखना है, phenomenal courses on YouTube. You have often spoken about increasing the tax base in Pakistan. What specific reforms would you suggest to make the tax system more equitable and efficient? Tax base कैसे बढ़ाएं? नंबर एक, अंडरस्टैंड कि टैक्स बैक पाकिस्तान में बहुत बड़ा ऑलरेडी है, क्योंकि हम हर गरीब आदमी से हम सेल टैक्स ले लेते हैं। अब आपने अगर टैक्स बेस को बढ़ाना है, ज़्यादा लोगों से इनकम टैक्स लेना है, तो इनकम टैक्स का रेट कम करें और प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएं। एक मरतबा NFC के अंदर बैठ के आपको ये बात करनी होगी कि यार, या तो प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप इतना ज़्यादा ले रहे हो, तो सूबे तो लेते नहीं है टैक्सेस, क्योंकि सूबों को वाफर पैसे मिल जाते हैं, कि प्रॉपर्टी टैक्स एंड सेल टैक्स ऑन गुड्स सर्विसेज जो है ना, वो सूबों को से लेकर वफाक को दे दो, और उसके बाद वफाक जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स ले लेगा, तो वफाक पैसे भी ले लेगा। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लेना शुरू कर दें, ये चीज़ें तो करना शुरू कर देना आप, तो उससे टैक्स बेस बढ़ेगा, और फिर रेट कम करना शुरू करें। In the last podcast, he said he tried bringing in positive reforms only to be rejected by concerned authorities. Can he share specific names and rationales for giving him rejections? नाम भी हो, rationale क्या थे कि अगर आपको पॉजिटिव रिफॉर्म लाना चाह रहे थे और बोले ये नहीं हो सकता? मैं मिसाल के तौर पे गैस की कीमतें बढ़ाना चाह रहा था सारे पाकिस्तान की, तो उसको मुझे उस वक्त इजाज़त नहीं मिली थी। मैं पेट्रोल की कीमतें जल्दी बढ़ाना चाह रहा था, वो इजाज़त नहीं मिली थी। रिटेल के टैक्स का तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को पता है। तो यही चीज़ें थी। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना, वो एक माइक्रो चीज़ें करता है, मतलब Why personal banking is expensive in Pakistan? Why do we have to pay debit card, SMS alert, FED and other charges? Seriously, मुझे नहीं Banking industry में वैसे मुझे नहीं पता, इसका मुझे नहीं पता। How do you see the impact on current energy policies on Pakistan industrial sector? वेरी वेरी नेगेटिव, वेरी वेरी नेगेटिव। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है एनर्जी पॉलिसीज़ का हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। वो अपनी सारी इनएफिशिएंसीज जो है वो, और हुकूमत की क्रॉस सब्सिडीज़ जो है वो इंडस्ट्री के ऊपर डालते हैं। इससे हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, और फिर उसके बाद रिलायबल भी नहीं है, कभी गैस रुक जाती है, कभी बिजली रुक जाती है। इसके बारे में ना हुकूमत को बेहतर करनी ज़रूरी है। तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा अगर हम ये ठीक नहीं करेंगे। Why has the government failed to create a feasible credit market in Pakistan? क्रेडिट मार्केट, क्रेडिट मार्केट मतलब बैंक्स तो कर्ज देते हैं लोगों को। आजकल तो बहुत डरे हुए हैं, बहुत जल्दी कर्ज दे रहे हैं, बहुत सस्ता कर्ज दे रहे हैं, क्योंकि वो ऊपर टैक्स आने लगा है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हुकूमत को जो है ना, वो ट्रेजरी बिल्स के ऊपर के नफ़े के ऊपर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। वो कर भी रहे हैं, और ADRs के ऊपर टैक्स, वो ADR कम हो तो उसके ऊपर टैक्स करना चाहिए। उसके अलावा कैपिटल मार्केट्स के अंदर आप चीज़ें हो सकती हैं जिसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वो ऐसे ऐसे मेच्योरिटी हो जाएगी। Why CPEC hasn't been successful? ये बेचारे चीनी भी सोचते होंगे अल्लाह की कसम कि ये इतने नालायक लोग हैं पाकिस्तानी, इनको हमने $30 अरब दिया है, ये एक पैसे का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके। मतलब सीरियसली, मतलब चाइना पुट इन ह्यूज बैट ऑन पाकिस्तान एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस। हम उनकी इंडस्ट्री को इधर नहीं ला सके, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके, इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सके, फिर उसके बाद हम लोगों को समझा नहीं सके। तो हमारे बलोचिस्तान के बहुत सारे भाई बहन जो हैं, वो खामखा पता नहीं उनको क्या CPEC से है कि CPEC क्या खा जाएगा यार। मतलब खामखा
नहीं सीरियसली खामखा। आप अगर पीसी बना रहे हैं और बेचारे को पीने का पानी नहीं है, या अगर मछेरे और चाइनीज ट्रॉलर्स आ रहे हैं, उनकी शिकायतें तो बिल्कुल बच जाए। मैं गुजारिश करता हूँ, वो तो मैं हमेशा लड़ाई करता था कि यार आप पीने का पानी तो पहले कर दो, बाकी चीज़ें बाद में करना बिजली। लेकिन द थिंग इसके मतलब ये जो एक खौफ है ना कि कोई चाइनीज़ आके वो पे नेटिव पॉपुलेशन को रिप्लेस कर देंगे, तो ये नहीं होगा। मतलब वो चाइनीज़ इतने आएंगे ही नहीं पाकिस्तान, ठीक है 1000 2-5 हज़ार आ गए तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब लेकिन ये कोई मतलब ये मैं जहाँ तक, और मैं हर जगह ही बैठा हूँ कि कोई वफाकी हुकूमत का कंस्पिरेसी या खुदा न खास्ता बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ कोई वो नहीं है, ठीक है। Why would they trust when it's being forced down with the barrel of the gun? या तो उनको बिठाते, उनके स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन करते, मतलब आप गन्स लेकर आओगे और बोलोगे यही होगा ऐसी की तैसी, तो वो क्यों भरोसा करेंगे आप पर? देखें जब मालिक बलोच साहब चीफ मिनिस्टर थे, हासिर बसिंजो साहब थे, ये नेशनलिस्ट बलोच लीडर हैं, ये दे आर नॉट सेल आउट्स टू द बलोच कौम, दे आर गुड पीपल, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर्स थे, इन्होंने ये मिल के ये सी पैक लेकर आए। हासिल बसिंजो मरूम मेरे दोस्त भी थे, बड़े अच्छे आदमी थे, और बड़ा सी पैक को सपोर्ट करते थे। उससे बलोचिस्तान में बड़ी नौकरी आएंगी, उससे चीज़ें महंगी होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब लैंड वगैरह महंगा होगा, अच्छा होगा, डेवलपमेंट होने दो। देयर आर अदर इशूज़ इन बलोचिस्तान, द फैक्ट के उधर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होते, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं। उसको बिल्कुल आपको मतलब जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव उसको इलेक्ट होने देना चाहिए। लेकिन सी पैक टू द एक्सटेंट के सी पैक इज आई थिंक वेरी गुड फॉर बलोचिस्तान मेरा, और सी पैक इज़ गुड फॉर पाकिस्तान जहाँ जहाँ है। Does he regret not being part of the economic revival team of PMLN? No. Can stabilizing relations with India boost economy of Pakistan? Yes. Yes, of course. I mean, yeah, मतलब लेकिन मतलब कोई हिंदुस्तान जो है ना, ये मोदी साहब सुबह उठ के ही नहीं सोचते यार मैं पाकिस्तान की सेवा कैसे करूं, भगवान को तरीका पता मैं पाकिस्तान की सेवा करूं, ऐसा नहीं सोचते वो भी। हमने मोस्टली कवर कर लिया। लास्ट सवाल है, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द 4th लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स फाउंड इन पाकिस्तान? नो ट्रूथ। एमी की बात है यार, देखो हो सकता है हो, ठीक है, और एक्सॉन ने यहाँ पर एक मरतबा खान की हुकूमत ने कोशिश भी करी थी, वो तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने भी ज्योग्राफी देखी होगी ना, टिपोलॉजी देखी होगी, कुछ ना कुछ इन्होंने जियोग्राफिक स्टडीज़ कराई होंगी, जो भी इसको जियोलॉजिकल स्टडीज़ कराई होंगी, इनको कुछ ना कुछ समझ आई होगी, लेकिन नहीं निकला। 6 7 8 कुएँ खोदोगे तो कहीं ना कहीं से गैस निकल आएगी। चौथी बड़ी रिजर्व जब तक गैस निकली नहीं है इधर, मतलब मतलब गाँव बसा नहीं है, कुत्ते भौंकना शुरू हो गए, मतलब ये मतलब एक बोतल जितनी गैस निकली नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अगर गैस निकल आई तो आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान कहती है हम $9 इस गैस की देंगे, विच इज़ मोर देन दी LNG कॉस्ट ऑफ LNG। तो ये गैस निकल आई तो हम तो ख़रीदने में मर जाएंगे, तो ये पहले इनकी पॉलिसी ठीक हो जाए फिर गैस निकालें। आई थिंक इट्स वी जस्ट कीप हम शायद आफरीदी है ना, मैं यूनुस खान नहीं पसंद, बोले भाई एक छक्का लग जाए, कोई वॉर हो जाए, हमें डॉलर्स आ जाए, कोई गैस मिल जाए। नहीं, हमको यूनुस खान भी पसंद है, सच्ची बात है। और यूनुस खान की तो क्या बात है, ऐसे जितने भी थे, मिसबा उल हक एंड ऑल दैट, आई लव मिसबा एंड यूनुस तो इज़ एन एलिगेंट मैन, एक्चुअली हिमसेल्फ इज़ अ वंडरफुल मैन। चक्कर ये कि हमने पहले 70 ओवर ज़ाया करती है ना, 76 ओवर ज़ाया करती है, विकेट बचाओ, ठीक है 76 ओवर हमने ज़ाया कर दिए, लेग बाई होते रहे, ठीक है। अब हमको समझ में गया यार अब तो 3 बॉलें रह गई हैं, वो सारे वो स्कोर बहुत है उसका, तो अब सिर्फ छक्के के अलावा कोई वो नहीं है। लेकिन ये कौम जो है ना, ये मिरेकल के ऊपर ही हम जो है ना, मतलब कोई बस करिश्मा हो जाए अल्लाह का और हम उसमें निकल जाएं। कभी कहाँ से तेल निकल आए, कभी दुबई के अंदर कोई 1 लाख पाकिस्तानी या 20 लाख पाकिस्तानी चले जाए, या कोई सऊदी अरब एक $10 करोड़ का या $100 करोड़ का या पता नहीं $10 अरब का चेक लिख दे। कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती हैं। बच्चों को पढ़ाओ आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, 20 साल का प्रोसेस है, और 20 साल के बाद वही सोचो 5 लाख जापानीज एक आइलैंड पे हो, 5 लाख पाकिस्तानी हो, आप किस आइलैंड पे जाना चाहेंगे? बन जाओ ऐसे कि लोग आपके आइलैंड पे आना चाहेंगे। मैं तो 5 लाख जापानियों के साथ जाना चाहूँगा, बाकियों का नहीं पता मुझे तो वहीं छोड़ दे आप। थैंक यू सो मच सर, गुड लक टू यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।